हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो आरओ एग्ज़ाम के लिए इसमें हम जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, अभी तक जो हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे थे उसमें कुछ सब्जेक्ट हो चुके हैं, बाकी भी धीरे धीरे आते रहेंगे। अब जनसंख्या कराना वो भी आ जाएगा। इसमें हम 3 पेपर कवर करेंगे। 2021 में जो मेंस वाला पेपर हुआ था जीएस का, इसके अलावा 2021 में जो प्री वाला पेपर हुआ था और 2021 के प्री का जो हिंदी हुआ था। तो 3 पेपर इसमें, इसको ध्यान से देखिएगा। इस बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इससे पहले पेपर क्योंकि 2021 में ही हुआ था, काफ़ी टफ पेपर था। और ये सभी नोट्स वगैरह जो है आपको आरओ पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आरओ ग्रुप डिटेल्स, आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। उसी में सब लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, किस तरह से और कैसे ज्वाइन करना है। सभी नोट्स, पीवाईक्यू, टेस्ट, एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ सब कुछ उसी में आपको मिलेगा। तो चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर नस्ल कुछ पशुओं की थी, उसको मैच करना था। तो गाय की नस्ल जो है देवनी है, गाय की नस्ल है देवनी। इसके अलावा बकरी की ये नस्ल है बर्बरी। भैंस की एक नस्ल है भदावरी। गाय की एक नस्ल, यहाँ पे यही वाला जो है क्वेश्चन गलत लिखा था। यहाँ पे गाय की जगह पे कोई और जानवर था, लेकिन गिर जो है ये गाय की नस्ल है। तो यहाँ पे सही चीज़ें ही आपको मिलेंगी, जो चीज़ सही होगा वो यहाँ पर लिख दिया गया है। बाकी नस्लों वाला मैंने पहले भी आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें सभी पशुओं की नस्लें बताई थी। उसको मैं एक बार फिर से, जो जितने भी इंपॉर्टेंट पशु होंगे उनकी नस्लें यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। और ज़्यादा जो पूछा जाता है गाय भैंस बकरी वाला ही पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ अगर अतरंगी सा क्वेश्चन आ गया तो वो सबका ही गलत हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ नस्लें याद होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करेंगे। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक तट पर स्थित देश कौन कौन से हैं? तो बाल्टिक तट पर है फिनलैंड, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, स्वीडन, पोलैंड और रशिया। तो यहाँ पर बाल्टिक कंट्री देख लेते हैं। ये बाल्टिक सी है। बाल्टिक सागर जो है ये किसका पार्ट है? तो अटलांटिक महासागर का पार्ट है। इसके इधर जो है, इधर साइड जो है अटलांटिक महासागर का एक्सटेंड होकर ये वाला पार्ट जो है बाल्टिक सागर बन गया है यूरोप में। अब इसके किनारे कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड हो गया। नॉर्वे की सीमा इससे नहीं लगती, याद रखिएगा। नॉर्वे की सीमा इधर से होती हुई इधर रसिया से लगती है, लेकिन यहाँ पर बाल्टिक सी से नहीं लगती है। फिर इधर रसिया की सीमा भी बाल्टिक सी से लगती है। इधर एस्टोनिया की सीमा लगती है, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद इधर वाला जो है पोलैंड की भी सीमा लगती है। पोलैंड की भी, उत्तरी जर्मनी की भी सीमा बाल्टिक सी से लगती है। तो ये जो है ये बाल्टिक सी है। अब इसी के अंतर्गत कुछ खाड़ी भी आती हैं, उसको भी यहीं पर देख लीजिए कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं इसमें। तो ये है बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया। उसके बाद इधर है गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये फिनलैंड देश है, इसके बगल जो खाड़ी है उसको कहा जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिर इधर है गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ ऑफ रीगा पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में है? तो एस्टोनिया और लाटविया के बीच में। फिर इधर जो है ये 3 जो गल्फ हो गई, ये इंपॉर्टेंट गल्फ है, इसको याद रखिएगा। और ये जो तीनों देश हैं, ये जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। तो पहले एस्टोनिया, फिर लाटविया, फिर लिथुआनिया। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर नॉर्वे की सीमा जो हमने देखा था कि नॉर्वे की सीमा, यही एक गलत स्टेटमेंट उसमें लिखा था कि नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर के अंतर्गत कौन कौन सी खाड़ी हमने देखा? तो गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं? तो वैसे तो कई ऊर्जा संयंत्र हैं, लेकिन कुछ प्रमुख यहाँ पर लिखे हुए हैं। हमने ऊर्जा वाले सेक्शन में, यूपीजीके वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, ऊर्जा वाला जो सेक्शन है उसमें जितने तरह की ऊर्जा संयंत्र हैं यूपी में वो सब उसमें है। तो सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, ऊंचाहार है, टांडा है, ये सब कोयला आधारित संयंत्र है। रिहंद जो है ये यहीं पर एक जल विद्युत संयंत्र भी है, लेकिन यहाँ पर एक कोयला आधारित भी है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। सिंगरौली वाला सबसे ज़्यादा फेमस है, कोयला आधारित है। ऊंचाहार कहाँ पर है? तो रायबरेली में। टांडा कहाँ है? अम्बेडकर नगर में। दादरी कहाँ है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। नेक्स्ट है यहाँ पर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। बेगम जहां आरा शाहनवाज भी ऐसी एकमात्र महिला थी जो कि तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। और जो दूसरा वाला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे। तो सिर्फ एक ही सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने भाग लिया था, वो था दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। ललित कला अकादमी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्रम पूछ लिया जाता है और यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो आया था मैचिंग में आया था। फिर राष्ट्रीय नाट्य अकादमी कब स्थापना हुई थी? 1959 में।
सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में हुई थी। इसमें जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो अगर याद रहेगा तो थोड़ा मैचिंग में ऑप्शन देखकर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये दोनों, पहला वाला दोनों जरूर, तीनों ये याद रखिएगा। संगीत नाटक 1952, फिर ललित कला आएगा 1954, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी 59। बांधवगढ़, कान्हा, संजय धुबरी, फिर सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, ये सब टाइगर रिजर्व हैं। कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बांधवगढ़, कान्हा, संजय धुबरी, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा दिया गया था कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो उसमें अमनगढ़ भी दिया था। तो अमनगढ़ जो है यूपी में है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो 4 हैं टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। पहला तो दुधवा हो गया, दुधवा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। दूसरा जो टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये पीलीभीत जिले और शाहजहांपुर जिले में फैला हुआ है। फिर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, जो कि बिजनौर जिले में है। रानीपुर जो सबसे लेटेस्ट बना है नया वाला, ये चित्रकूट जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 ये टाइगर रिजर्व हैं, चारों याद होने चाहिए। ऑप्शन में अगर टाइगर रिजर्व रहता है तो एक आध जो है उत्तर प्रदेश का भी उसमें रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी। तो यहाँ पर जो है 4 ही क्वेश्चन, 4 ही चीज़ें दी गई थी, लेकिन जितने भी प्रांत हैं ऑस्ट्रेलिया के वो सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो सब यहाँ पे याद कर लीजिएगा। जो ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग है वो भी हमने पढ़ ली है। ऑस्ट्रेलिया मैपिंग ऐसे सर्च करिएगा या फिर ऑल कॉन्टिनेंट मैपिंग सर्च करेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग आ जाएगी बहुत अच्छे से। और ऑस्ट्रेलिया मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप एटलस से भी देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी प्रांत लिखे हुए हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी है। क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन या फिर ब्रिजटाउन। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। तस्मानिया की राजधानी है होबर्ट। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेडे। फिर उत्तरी राज्य की राजधानी है डार्विन। और कैनबरा जो है इसकी कैपिटल सिटी है। कैनबरा की राजधानी भी अगर आ जाए तो कैनबरा ही होगी। तो ये इतना जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं और उनकी राजधानियाँ। ये आप मैप से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने मैप अच्छे से पढ़ाया है इसका, जो ऑल कॉन्टिनेंट वाला में देखिएगा तो ऑल कॉन्टिनेंट मैपिंग में ब्रेक टाइम क्लासेस ऐसे डालेंगे तो आ जाएगा। बाबर को भारत आक्रमण हेतु आमंत्रित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। और इसमें जो है दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी का चाचा लगता था। तो उसने जो है उस टाइम पे दौलत खान लोधी जो है ये लाहौर का गवर्नर हुआ करता था। इसने बाबर को आमंत्रित किया जिससे जो है इब्राहिम लोधी उसके पद से हट जाए। पहले ये लोग जो आते थे विदेशी आक्रमणकारी आते थे, लूट के धन लेकर चले जाते थे, लेकिन बाबर जब आया था तो यहीं पे मतलब रह गया था। ये ऐसा नहीं सोच के बुलाया था कि यहीं पे रह जाएगा बाबर, लेकिन बाबर आया और इन लोगों को भी बाद में हरा दिया। इब्राहिम लोधी को तो हराया ही था पानीपत वाले युद्ध में, फिर इन लोगों को भी हराया और उसके बाद जो है यहीं पर शासन स्थापित कर लिया। राणा सांगा और दौलत खान लोधी दोनों लोगों ने मिलकर बुलाया था बाबर को इब्राहिम लोधी को पराजित करने के लिए। फिर बाद में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी बाबर ने हराया था। ये आपको पता ही होगा, जो 4 प्रमुख युद्ध बाबर ने लड़े थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग पाउडर का है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जितने भी प्रमुख जो नाम है, रासायनिक नाम है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा और मैंने आपको अगर ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो उसमें भी ये सब चीज़ें दी हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। अगला जो है वाराणसी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो पथरी है, चेरो है, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक। अगर आपसे पूछा जाए जैसे वाराणसी कहाँ है तो पूर्वांचल वाले एरिया में, तो पूर्वांचल की जो जनजातियाँ होंगी वो यहाँ पे भी पाई जाएंगी। इसके अलावा इसमें एक अलग ऑप्शन दिया था कि सहरिया जनजाति जो है ये वाराणसी की नहीं है। पूछा गया था निम्न में से कौन सी वाराणसी की नहीं है? तो सहरिया जनजाति कहाँ की है? ललितपुर की। ललितपुर पूर्वांचल में नहीं पड़ता है, ये पश्चिमी एरिया में पड़ता है, पश्चिमी दक्षिणी एरिया में पड़ता है। तो सहरिया जो है यहाँ की जनजाति है। नेक्स्ट बात करेंगे रिंगलमेन स्केल का प्रयोग किस लिए होता है? तो धुआं घनत्व के मापन के लिए इसका यूज होता है। 1988 में इसका इसका आविष्कार किया गया था। अगला यहाँ पे बात करेंगे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से, यही सीधे सीधे क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा यमुना भी देख लीजिए कहाँ से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से। गंगा जो है ये बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से जो है निकल जाती है और बिहार में इंटर हो जाती है। बिजनौर से अंदर आती है, उसके बाद बलिया से बाहर चली जाती है यूपी के। और यमुना नदी जो है सहारनपुर से इंटर करती है, इसी के बगल से ही, और सहारनपुर से इंटर करके प्रयागराज में जो है गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो 2 ही हैं, बी और सी। इसके अलावा बाकी के जो विटामिन है ए, डी, ई के, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1926 में।
और इसके अन्य प्रारंभिक सदस्य कौन से थे, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो शुरुआत में कौन कौन से सदस्य इसमें थे। तो यशपाल थे, छबील दास थे, राजगुरु थे और जयपाल थे। ये यहाँ पे चारों नाम एकदम याद होने चाहिए कि नौजवान सभा में ये सभी सदस्य थे, यशपाल, छबील दास, राजगुरु और जयपाल। और स्थापना मतलब मेन इसके हेड कौन थे, तो भगत सिंह थे। बालखस झील कहाँ पर स्थित है, तो ये कजाकिस्तान की झील है, सबसे बड़ी झील बालखस झील है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं, इसको पश्चिम से पूर्व अरेंज करना था। तो सबसे पश्चिम में महदाहा स्थल है जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। फिर लेखैया जो है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। पैसरा ये बिहार में है, पैसरा जगह मध्य पाषाणकालीन स्थल है ये। इसके अलावा बीरभानपुर कई बार पूछा जा चुका है, बीरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में मध्य पाषाण काल का स्थल है ये। यहाँ पर जितने यूपी वाले मध्य पाषाण काल के स्थल हैं ये हमने पाषाण काल वाले चैप्टर पे यूपी जीके वाली ही प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। जितने भी प्रमुख स्थल हैं पाषाण काल वाले वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, सूची 1 को 2 से यहाँ पर सुमेलित करना था, तो इसमें से कुछ नाम दिए गए थे, ये क्या चीज़ है। जैसे कैरोटीन क्या है, तो कैरोटीन विटामिन है। अब यहाँ पर देख लीजिए कैरोटीन की स्पेलिंग क्या है। कैरोटीन होता है CAROTENE, इस तरह से होगा तब ये विटामिन होगा। अब इसी तरह से एक और है केराटिन, KERATIN, ये क्या है, ये प्रोटीन है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एंजाइम है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, तो ये हार्मोन है। तो ये अलग अलग चीज़ें, इसको मैच करना था। अगर 2-3 आपको आती होंगी तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे लाला लाजपत राय, पहले अध्यक्ष। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1928 में इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। फिर बाद में जाके सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्ष बने थे, लेकिन पहले वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय इसके सदस्य बने थे, इसके अध्यक्ष थे सबसे पहले वाले। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि 1928 में या फिर 1929 में। यहाँ पे ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो दिया था 1929 में दिया था, लेकिन 1929 में बने थे सुभाष चंद्र बोस, वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, उसके आसपास का आप लगा सकते हैं। जैसे 1928 में अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, तो यही वाला सही ऑप्शन था। नेक्स्ट बात करेंगे स्थल और संबंधित तीर्थंकर, जैसे जो है जितने भी स्थल हैं यूपी के, वहाँ से कौन से तीर्थंकर संबंधित थे। ये प्रमुख स्थलों वाली सूची में मैंने आपको दे दिया है यूपी जी के वाले में। आप अगर ग्रुप में हैं तो वहाँ पे नोट्स निकाल के पढ़ लीजिएगा, या फिर वीडियो भी है उसके चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं यूपी जी के वाले में। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रावस्ती में जो है संभवनाथ यहाँ के तीर्थंकर थे प्रमुख। और काकंदी से संबंधित हैं कौन, सुविधानाथ। अयोध्या से संबंधित थे 5 तीर्थंकर, वो हमने अयोध्या वाला जो स्थल है उससे संबंधित कौन कौन से 5 तीर्थंकर थे वहाँ पर डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आया था ऋषभनाथ या फिर ऋषभ देव उनको कहा जाता था, ऋषभनाथ जो है अयोध्या से संबंधित थे। यहाँ पर क्वेश्चन में नाथ ही लिखा था, इसलिए यहाँ पर भी नाथ ही लिखा है। ऋषभ देव वैसे इनका नाम था। पभोसा जो है ये पद्म प्रभु से जगह जो है ये पद्म प्रभु से संबंधित है, पभोसा। फिर ओजोन सांद्रता का मापन किससे किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई से किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। और ओजोन डे किस दिन मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। बादशाह और दीवान, अकबर के टाइम पे दीवान कौन था, तो मुजफ्फर खान था। जहांगीर के टाइम पे गियास बेग एतमादुद्दौला था। एतमादुद्दौला वही था जो जहांगीर की वाइफ जो थी नूर जहां, उनके पिता का नाम था एतमादुद्दौला। तो इससे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं कि एतमादुद्दौला किसके काल में होगा, जहांगीर के काल में। फिर शाहजहां के टाइम पे था सादुल्ला खां। औरंगजेब जो था ये औरंगजेब के टाइम पे था असद खान। तो कुछ नाम आपको अकबर वाला जरूर याद करना है, जैसे मुजफ्फर खान। नेक्स्ट बात करेंगे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक, ये किसकी है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये किसकी पुस्तक है, तो ये राजा राम मोहन राय की। और ये पुस्तक जो है मुख्यतः जो मॉन्क होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, उनसे संबंधित है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी 1809 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर पूछी गई थी वो थी किस भाषा में लिखी गई है, तो फारसी भाषा में 1809 में। नेक्स्ट बात करेंगे संस्थान और उसकी अवस्थिति। तो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला है यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है, तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। और ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किसने करवाया, तो चाइना ने करवाया, जो इसकी CPEC नीति है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली नीति है, वह उसी के तहत ग्वादर बंदरगाह इसने बनाया है चाइना ने पाकिस्तान में। भारत ने भी इसको टैकल करने के लिए एक बंदरगाह जो है ईरान में बनाया था, चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, वो भारत का। और ग्वादर कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है, चाइना का है। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदू कॉलेज, ये कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता में।
1917 में इसकी स्थापना की गई थी। 1917 में कभी कभी ये जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना को घटनाक्रम में भी डाल दिया जाता है कि कुछ और चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि कौन सा पहले हुआ था फिर बाद में, या फिर अरेंज करिए। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 में कलकत्ता में की गई थी डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब आया था, तो 1972 में आया था। ये कुछ जो अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। फिर आगे बात करेंगे यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो भारत का प्रधान न्यायाधीश जो होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो संभालते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा जो है जैसे किसने संभाला था, हिदायतुल्लाह इसका उदाहरण है। हिदायतुल्लाह, वीडी जत्ती, ये लोग जो हैं इसके उदाहरण हैं। तो हिदायतुल्लाह का नाम कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने संभाला था या नहीं संभाला था, तो इन्होंने पद संभाला था जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त था तब। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा से मिलती है। 1 ग्राम अगर वसा ली जाए तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट सेकंड नंबर पर है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लिया जाए तो 4 कैलोरी, प्रोटीन में भी लगभग उतना ही मिलता है। फिर 1 ग्राम अगर जल या फिर विटामिन या फिर लवण लिया जाए तो उससे 0 कैलोरी प्राप्त होती है, उससे कैलोरी नहीं मिलती है पानी पीने से। इससे जो है हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहता है, सारी चीज़ें सही से फंक्शन करती हैं, लेकिन जो है इससे कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिशूल पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7140 मीटर इसकी ऊंचाई है। 3 प्रमुख चोटियां हैं उत्तराखंड में जो कि पूछा जाता है और इसको अरेंज करने को भी आ जाता है। तो नंदा देवी सबसे ऊंची है, कामेट सेकंड नंबर पर, उसके बाद त्रिशूल। ये क्रम याद रखिएगा, सबसे ऊंची यहाँ पर नंदा देवी है, सेकंड पे कामेट और थर्ड पे त्रिशूल। नेक्स्ट है यहाँ पर पुस्तक और लेखकों के नाम। तो रास पंचाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो नंददास की। चैतन्य भागवत वृंदावन दास की है। चैतन्य मंगल जयनंदा की है। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की है। भाई ये जो पुस्तकें हैं ये बहुत टफ हैं, इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी जब मुझे भी नहीं आती थी जब ये पेपर दिया था, तो ये आर ओ मेंस वाला जब पेपर है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं। अगर आपका एक आध इसमें से अगर आपको याद होता तो हो सकता है ये आंसर सही हो जाता, लेकिन फिर भी ये इतनी टफ है कि हो सकता है किसी को याद ना हो। तो कुछ क्वेश्चन जो है छोड़े भी जाते हैं। वैसे निगेटिव मार्किंग होती है, तो एकदम अगर नहीं आता तो छोड़ना ही सही रहता है। आगे बात करेंगे शेरशाह सूरी अपने प्रशासन सैन्य व्यवस्था हेतु प्रसिद्ध है। उसकी प्रसिद्धि का कारण उसके युद्धों से इतर प्रशासन व्यवस्था है। मतलब शेरशाह सूरी ने बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक काम किए थे, बहुत सारे ऐसे सुधार किए थे जो ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसने युद्ध कितने लड़े थे वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना इसका जो प्रशासन था, राजनीति ये कैसे करता था, वो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है। तो शेरशाह सूरी ने किसको हराया था, हुमायूं को हरा के उसके बाद मुगल मतलब सत्ता हटाकर सूरी वंश की स्थापना की थी। कुछ टाइम तक ये रहा था, वापस से लास्ट में 1555 में जो है वापस से हुमायूं एक बार आया था, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कलिंजर आक्रमण के दौरान इसकी मृत्यु होती है और इसी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका अब नाम है उसकी स्थापना इसी ने करवाई थी। शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण वगैरह या फिर जो निर्माण कार्य में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट बात करेंगे पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। इसमें से पूछा गया था निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन सबसे ज़्यादा फेमस है, यही है पादप हार्मोन। इसके अलावा ये भी सब पादप हार्मोन है अगर आ जाए एग्जाम में तो ऑक्सिन भी है, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल भी है, जिब्रेलिन्स भी है। इतने जो है ये पादप हार्मोन है। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है अगर पादप हार्मोन से आता है तो। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट बात करेंगे पौधे जो है नाइट्रोजन जब ग्रहण करते हैं तो किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें जो छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं उसी में वो नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं। और नाइट्रोजन का काम क्या होता है पौधों में, तो प्रोटीन निर्माण में सहायता करना और उनकी लंबाई वगैरह इसी से मैनेज होती है पौधों की। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था 1974 में। और अभी जो है 700 से ज़्यादा जो है कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो चुके हैं भारत में। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1929 में 1929 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 और कृषि विज्ञान पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में 1974 और इसी के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ही इसकी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। और एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में ही हुई थी, 6 जून 1974 को। इसके पहले अध्यक्ष थे यशवंत सिंह नाहर। और उसके बाद भारत में
सबसे पहली बात ये जो है, भारत में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई। क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये पौंडीचेरी में 1974 में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वैज्ञानिक और उसके कार्य क्षेत्र। तो बीरबल साहनी ये जो है इनका कार्य क्षेत्र क्या था? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। केसी मेहता का कार्य क्षेत्र था पादप रोग विज्ञान। पी माहेश्वरी का भ्रूण विज्ञान और एम एस स्वामीनाथन का हरित क्रांति। आगे बात करेंगे बड़े नदी बेसिन वाली जो नदियां हैं, इनमें से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ यही नदियां थी चारों, महानदी, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, यही नदियां थी। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा बेसिन किसका बनता है? जो कैचमेंट एरिया होता है उसी को बेसिन कहा जाता है। तो महानदी का बेसिन इसमें से सबसे बड़ा था। वैसे गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का है, सिंधु, फिर गोदावरी का महानदी से भी बड़ा है, फिर कृष्णा का आता है गोदावरी के बाद। यहाँ से जरूर याद कर लीजिएगा, गोदावरी का सबसे बड़ा, फिर कृष्णा का, फिर महानदी का, फिर नर्मदा, फिर कावेरी, फिर ताप्ती। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे एम एस स्वामीनाथन। फिर उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश में की गई थी ये कृषि विविधीकरण की शुरुआत, तो ये विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। इसका पहला चरण 1998 से 2004 तक चला था और दूसरा वाला चरण 2007 से 2013 तक चला था। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे पार्वती अर्गा जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये गोंडा में स्थित है। ये एक रामसर स्थल भी अब बन गया है 2020 से, और ये पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो दो तरह से यहाँ पर दो स्टेटमेंट आए थे कि ये पक्षी अभ्यारण्य है या फिर ये कहाँ पर स्थित है। तो ये गोंडा में स्थित है और ये पक्षी अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में रामसर साइट कितनी है? तो 10 है। भारत में कितनी है? 75। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 में किया गया था। और इसका जो काम था प्रमुख, जो योजना आयोग की सहायता करना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये संविधानेतर निकाय है। नेक्स्ट बात करेंगे सिडबी की स्थापना। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सिडबी मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसका मुख्यालय लखनऊ में। स्थापना इसकी हुई थी 2 अप्रैल 1990। ये उसमें अरेंज करने को भी आता है कि सिडबी का मुख्यालय और 2-4 चीज़ और दी रहती है उसको अरेंज करने को। तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम ये कब आया था? तो 2001 में आया था। इसमें प्लांट्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसका जो नए प्लांट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए, और जो पुराने प्लांट है उसको जो है ज़्यादा समय तक रखने के लिए जो है ये अधिनियम आया था 2001 में। नेक्स्ट बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये कब हुई थी? तो 1975 में। ये चीज़ें जो है अरेंज करने को आई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 से 93 के बीच में। उसके बाद फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? तो 1998 में। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली के पुराने किले के अंदर जो एक किला, एक कुहना मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। दिल्ली में स्थित है ये। संगीत के क्षेत्र की विभूतियां कुछ प्रमुख है, जैसे राजा मान सिंह तोमर, फिर तानसेन, सदारंग, अदारंग, ये संगीत क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इसको बुलाया जाता है संयुक्त बैठक को। 3 सूचियां जो हैं ये किस में निहित हैं, किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? 3 सूचियां जो संघ राज्य समवर्ती सूची है, ये अनुसूची 7 में इसका उल्लेख किया गया है कि 3 सूचियां होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे जो 12 अनुसूचियां, उन्हीं में से जो 7वें नंबर की है उसी में ये तीनों अनुसूचियां दी हैं। कुछ स्थान है और किस जिले में स्थित है ये स्थान? तो देवासरी बाराबंकी में, बटेश्वर आगरा में, शंकिसा फर्रुखाबाद में है, बिठूर कानपुर में है। प्रथम भारतीय जलवायु परिवर्तन पर जो कार्य योजना लागू हुई थी, कब लागू हुई थी? यही क्वेश्चन सीधे सीधे आया था बस। तो 2008 में लागू हुई थी। और ये जो कार्य योजना, इसके तहत 8 मिशन है। ये मिशन भी देख लीजिए, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा मिशन इसके अंतर्गत नहीं आता। तो 8 मिशन आते हैं इस कार्य योजना के अंतर्गत जलवायु आधारित। जो पहला यहाँ पर जो है मिशन वो है सौर मिशन, दूसरा है जल मिशन, तीसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता मिशन, फिर सुस्थिर निवास मिशन, फिर हरित भारत मिशन, सतत कृषि, उसके बाद जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन। ये जो है 8 मिशन इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोई दिया रहे तो वो उसमें नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले। नेक्स्ट बात करेंगे
राइन नदी जो है, इसका संबंध जो है, ये राइन नदी उत्तरी जर्मनी को औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग ये प्रदान करती है राइन नदी। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखा था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था। रॉटरडैम बंदरगाह जो है राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी सही है। और राइन नदी का उद्गम, ये भी यहाँ पे जान लीजिए, 2 ही ये स्टेटमेंट थे और दोनों सही थे। राइन नदी का उद्गम होता है स्विस आल्प्स से, आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है स्विट्जरलैंड वाली, वहाँ से। नेक्स्ट, कई जगह पर फैला है, पूरे यूरोप में लगभग ये दक्षिणी वाले एरिया में आल्प्स फैला है, लेकिन ये स्विस आल्प्स से निकलती है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है और जुलाई 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। चोल काल में जो नटराज की मूर्ति होती थी, नृत्य वाली मूर्ति, वो उससे संबंधित 2 स्टेटमेंट थे। ये 4 हाथ वाली शिव का अर्धनारीश्वर रूप होता है, तो ये सही है। फिर इनके एक कान में पुरुष कुंडल होता है, दूसरे में महिला कुंडल, तो ये अर्धनारीश्वर का ये प्रतिबिंब होता है नटराज की मूर्ति। इसमें कितने हाथ होते हैं, तो 4 हाथ शिव जी के। नेक्स्ट बात करेंगे पद और न्यूनतम आयु। तो पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्य विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, या फिर राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष। फिर भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। आगे बात करेंगे पॉलीथीन जो है ये किसका बहुलक होता है, तो एथिलीन का बहुलक होता है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल नंबर 53A के तहत या फिर 53(1) के तहत। उदय योजना कब आई थी, तो 2015 में आई थी। किससे संबंधित है, तो ऊर्जा ब्याज भुगतान संबंधी योजना है। उदय योजना 2015 में आई थी। मोदी सरकार की सभी योजनाएं जितनी भी हैं 2014 से, वो सब मैंने एक ही वीडियो में आपको दे दी हैं और उसका आपको नोट्स भी ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी योजनाएं पढ़ सकते हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है 96। आगे बात करेंगे हल्दी जो है इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना या प्रकंद का भाग जो है खाया जाता है। और ये कौन सा तना होता है, तो राइजोम प्रकंद, राइजोम प्रकंद इसको कहते हैं हल्दी के तने को। और किस कुल में आती है हल्दी, तो जिजीबरेसी कुल में आती है। पूछा गया था कि हल्दी का कौन सा भाग कौन से तने का भाग खाया जाता है, तो राइजोम प्रकंद खाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं, तो लगभग 15,000 द्वीप हैं यहाँ पर। और सक्रिय ज्वालामुखी लगभग कितने हैं, तो लगभग 100 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में स्थित है। विश्व प्रथम सफल क्लोन जानवर कहाँ है, विश्व का जो पहला सफल क्लोन जानवर बना था क्लोन करके, तो वो है भेड़, जो कि 1996 में बनी थी। मतलब एक तरह की प्रजाति दूसरी डेवलप की गई थी क्लोन करके, भेड़ की प्रजाति। फिर अलास्का जो है अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का जो है एकदम अलग से आपको दिखता होगा, कनाडा के बगल में, मैप में देखेंगे तो। अमेरिका ने इसको किससे लिया था, तो 1967 में अमेरिका ने लिया था इसको रसिया से। कितने रुपए में, तो $7.2 मिलियन में लिया था 1867 में। पहले ये रशिया का पार्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे मूंगफली में जो यहाँ पे मैचिंग करने को आया था, ये कौन सा किससे संबंधित है, तो मूंगफली जो है ये खूंटी बनाना, इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको पेगिंग कहा जाता है। मूंगफली का जो फूल से जब वो फली बनती है, दाने बनते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है इसको पेगिंग कहते हैं या खूंटी बनाना कहते हैं। फिर तंबाकू का जो ऊपर की 2 पत्तियां निकाल लेते हैं, तोड़ते हैं तंबाकू की पत्तियों को, उसको शीर्ष कर्तन कहा जाता है या फिर टॉपिंग। फिर काबुली चना में इसी तरह से चीज़ें होती है, किल्ले निकालना इसमें एक प्रोसेस होता है। मक्का में एक नर मंजरी निकालना भी एक इसका एक प्रोसेस है। मक्के का प्रोसेस है नर मंजरी निकालना, काबुली चने का है किल्ले निकालना। नेक्स्ट बात करेंगे एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं, तो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। फिर ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन, पहली एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन। फिर टेट्रामाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। व्यापार, मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक स्टेटमेंट था व्यापार से संबंधित, ये मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, और ये भ्रंश घाटी में स्थित है। और ये यहीं से विक्टोरिया झील से ही जो है वाइट नील नदी निकली है। नील नदी के जो एक सबसे प्रमुख शाखा है, 2 शाखा मिल के नील नदी बनती है, एक वाइट नील, एक होती है जो ब्लू नील। तो वाइट नाइल से ही जो है ये दोनों खार्तूम में जाकर मिलती हैं। तो जो ब्लू नाइल है वो निकलती है ताना लेक से, लेक ताना से, और ये जो वाइट वाली निकलती है ये विक्टोरिया से निकलती है। फिर दोनों मिल के नील बन जाती हैं यहाँ पर, उसके बाद जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो विक्टोरिया झील है ये 3 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन से देश, तो केन्या, युगांडा और तंजानिया। भारतीय संसद को भारतीय संसद को यहाँ पर पूछा गया था कि किसके किसके बारे में कानून बनाने का अधिकार है। तो भारतीय संसद जो है भारतीय संघ के लिए कानून बना सकती है, जितने भी प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए कानून बना सकती है। विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिक रहते हों या उनकी संपत्ति हो तो उससे संबंधित भी कानून भारतीय संसद बना सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे
वित्त आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? भारत सरकार को कानूनी रूप से किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो द यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। तो अनुच्छेद 300 में इसका वर्णन किया गया है, द यूनियन ऑफ इंडिया। आपने कोई केस देखा होगा तो वर्सेस करके यूनियन ऑफ इंडिया लिखा रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ घटनाक्रम है उसको अरेंज करने को था। तो मालवा पर मुगल आक्रमण जो है ये 1561 में हुआ था। अकबर का अम्बेर राजकुमारी से विवाह कब हुआ था? तो 1562 में हुआ था ये। उड़ीसा पर कर्रानी विजय ये कब हुई थी? 1967-68 में। तुकरोई युद्ध हुआ था 1575 में। देखिए इसमें सब कुछ सबको नहीं याद रहता, जितना याद रहता है उसी हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं तो दोबारा ये गलत ना हो ये कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2018 में हुई थी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कुछ स्मारक है और उसका निर्माता कौन था? तो सबसे पहले यहाँ पर अटाला देवी मस्जिद, ये देवी इसलिए लिखा है कि जो इब्राहिम शाह सरकी था उसने इसका निर्माण कराया था, लेकिन ये पहले देवी मंदिर था, बाद में यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण कराया था इस मस्जिद का, और क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखा था। छोटा सोना मस्जिद जो है वली मोहम्मद इसका निर्माता था। कदम रसूल जो है इसका निर्माता जो है नुसरत शाह है। और फिर अदीना मस्जिद पंडुआ इसके निर्माता कौन थे? तो सिकंदर शाह। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस वाले एग्जाम के लिए। 2021 का ये मेंस का जीएस का पेपर था और इस बार ये रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अब यहाँ से करेंगे हम प्री वाला पेपर जो 2021 में हुआ था, जीएस वाला सेक्शन, और इसके बाद जो है हिंदी वाला कवर करेंगे। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये सब चीज़ें मैं एक बार करवा चुकी हूँ 2021 वाला पेपर। अब सब्जेक्ट वाइज चीज़ें चल रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करना होता है। मेंस वाला जो है पेपर काफ़ी लोगों ने नहीं देखा था, तो उसको जो है एक साथ अगर कर दिया जाएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, चीज़ें जल्दी से रिवाइज हो जाएंगी। और ये सब्जेक्ट वाइज में भी कर रहे हैं कि जैसे इसमें जो ज्योग्राफी पूछा गया था या जो हिस्ट्री पूछा गया था वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में रिपीट हो रहा है, तो उसको सब्जेक्ट वाइज भी देखिएगा, क्योंकि वो हर साल का आपको एक साथ मिल जाएगा इसको देखने के बाद। क्योंकि ये 21 का है, रिसेंट का है, तो इसलिए इसको अलग से करवाया जा रहा है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कर्जन वायली की हत्या हुई थी। तो कर्जन वायली की हत्या कब हुई थी? ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अरेंज करने को आता है। जैसे आपने यूपी पीसीएस में देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं दे दी रहती हैं, उसको अरेंज करना होता है। तो ये भी एक घटना थी, अरेंज करने में आई थी। कर्जन वायली की हत्या हुई थी 1 जुलाई 1909 में, और मदन लाल धिंगरा के द्वारा ये जो है इनकी हत्या की गई थी। इसकी जो है जो अंग्रेज था उसकी हत्या की गई थी। और मदन लाल धिंगरा का संबंध कहाँ से था? अब देखिए कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं मदन लाल धिंगरा के ऊपर, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर कुछ और डाल दिया जाए तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंडिया हाउस से ये संबंधित थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, उसके ये सदस्य थे। और ये जो है इनको फांसी दी गई थी 17 अगस्त 1909 में। और यहीं पे एक चीज़ आपसे और पूछा जा सकता है कि इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1905 में हुई थी इंडिया हाउस की स्थापना। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम याद रखिएगा। और कभी कभी ये भी जो ये इंडिया हाउस की स्थापना अगर इसको भी अरेंज करने को डाल दिया जाए तो 1905 याद रखिएगा। अब अगला है खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। अब थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ईयर जरूर चलना चाहिए, चाहे डेट चले या नहीं, ईयर जरूर चलना चाहिए। और किस केस में हुई थी इनको फांसी? तो मुजफ्फरनगर कांड में हुई थी। मुजफ्फरनगर बम कांड एक हुआ था, उसी के सिलसिले में इनको फांसी दी गई थी, जिसमें जो है इन्होंने और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर जो है न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने की जो योजना बनाई थी, इसीलिए इनको पकड़ा गया था और फांसी दी गई थी। और सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को ही मिली थी। कहा जाता है कि 18 साल 18 महीने 18 दिन के थे उस टाइम जब इनको फांसी दी गई थी। तो ये याद रखिएगा खुदीराम बोस को किस केस में? मुजफ्फरनगर बम कांड केस में। नेक्स्ट बात करेंगे केसरी समाचार पत्र, ये कब जारी किया गया था? तो मराठी भाषा में था केसरी, 1881 में जारी किया गया था। तो ये जो घटनाएं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, 4 घटनाएं, अभी तक हमने 3 घटनाएं देखी और एक और यहाँ पर अल हिलाल वाला समाचार पत्र, इसको सबको अरेंज करने को आया था। ये याद रखिएगा ये कौन सा कब कब हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आगे जब भी कुछ पढ़ें तो थोड़ा ईयर वगैरह देख लें तो अरेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें से 2-4 भी अगर आपको ईयर 2 कम से कम पता होंगे तो आप अरेंज कर लेंगे जिस तरह से दिया रहता है। वैसे आरओ में आप कितना भी ट्रिक भी लगाते हैं, पिछला वाला पेपर ऐसा था कि ट्रिक भी नहीं लग रही थी किसी ऑप्शन में, अगर आपने देखा होगा तो देखिए खुदीराम बोस की जो फांसी मिली वो 1908 में। कर्जन वायली की हत्या कब की गई थी? 1909 में मदन लाल धिंगरा के द्वारा। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे केसरी समाचार पत्र कब जारी किया था? तो 1881 में। अल हिलाल समाचार पत्र जो है अबुल कलाम आज़ाद का है, 1912 में इसको जारी किया गया था।
अल हिलाल समाचार पत्र किसका है, अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, अबुल कलाम आज़ाद का। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कई लोग इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा और थोड़ा सा अगर ट्रिक वगैरह लगा के एक आध दो आपको पता रहे तो हो सकता है ट्रिक लग जाए, तो उस तरह से कर भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ों की तो पता ही होना चाहिए आपका, ये पहला दूसरा ही वाला ईयर, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ ईयर पे मतलब फोकस करना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आज़ादी तक मतलब 1947 तक कितने अधिवेशन हुए थे टोटल, तो 9 अधिवेशन हुए थे। अब क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस तरह से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के कुछ अधिवेशन दिए थे, उनको मैच करना था कि उस टाइम पे अध्यक्ष कौन था या फिर उसके ईयर से मैच करना था कि कब कब हुआ था। लेकिन इसी वाले क्वेश्चन के अंतर्गत हम सभी चीज़ें देख लेंगे कि यूपी में कितने अधिवेशन हुए, कब हुए, कहाँ हुए, कौन अध्यक्ष था। तो 1947 तक जो है 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा बार जो है इलाहाबाद और लखनऊ में हुए थे। इलाहाबाद में 3 बार, लखनऊ में 3 बार, तीन बार जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुए। इलाहाबाद में कब कब हुआ था, तो 1888 में हुआ था एक अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। 1888 वाले अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर 1892 में WC बनर्जी अध्यक्ष बने, इलाहाबाद का ही अधिवेशन था ये। और ये WC बनर्जी आपको याद होगा 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष थे ये। तो 1892 में ही फिर से बने थे WC बनर्जी। फिर 1910 में जो है विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष बने इलाहाबाद अधिवेशन में ही। तो यहाँ पे देखिए 2 बार अंग्रेजी बने, एक तो 1888 में इलाहाबाद वाले में और एक तो 1910 में इलाहाबाद वाले में ही। तो इन दोनों में अंग्रेज हो गए, इलाहाबाद में 2 बार। फिर बीच में जो है WC बनर्जी हैं, 1888, 1892, फिर 1910। फिर लखनऊ में 3 बार हुआ था, 1899 में रमेश चंद्र दत्त इस टाइम पे अध्यक्ष थे, 1899 में। रमेश चंद्र दत्त के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। एक तो दादाबाई नौरोजी प्रसिद्ध हैं अर्थशास्त्र के मामले में, एक रमेश चंद्र दत्त। फिर जो है 1916 में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बने थे, अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, लखनऊ वाले 1916 वाले, इसी में नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए थे। इसी में कांग्रेस का अधिवेशन और जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है एक साथ हुआ था लखनऊ में ही 1916 में। इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। फिर जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, कब, 1936 में। 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो 3 बार लखनऊ में हुआ था, 99 में, 1899 में, 1916 और 1936। बनारस में एक बार अधिवेशन हुआ था, ये याद ही रखना है, 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा कानपुर में हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। फिर मेरठ में एक बार हुआ था आज़ादी के पहले 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो इतने जो है अधिवेशन जरूर याद रखने, इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में एक सिटी टाइप का, कस्बा टाइप का है। तो वहाँ की ब्लैक पॉटरी को जो है GI टैग मिला है। अभी उस टाइम पे 2 तरह की पॉटरी जो है चर्चा में थी जब ये एग्ज़ाम हुआ था। तो लगभग लोगों ने जो है इसका आंसर खुर्जा पॉटरी लगाया था, लेकिन जो आंसर था वो निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी थी, क्योंकि खुर्जा पॉटरी को भी GI टैग मिला था, जो कि मिला था खुर्जा के लिए। खुर्जा को GI टैग मतलब खुर्जा पॉटरी के लिए मिला था, और निजामाबाद को जो मिला था वो ब्लैक पॉटरी के लिए मिला था। तो थोड़ा सा GI टैग वगैरह पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लहुरा देव। लहुरा देव जो है ये संत कबीर नगर में स्थित है। ये चावल के साक्ष्य यहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल के यहीं से प्राप्त हुए हैं, संत कबीर नगर में स्थित है। और सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य भी यही कहे जाते हैं। लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व का ये टाइम है जबकि ये चावल प्राप्त हुए हैं। और इससे पहले जो है मेहरगढ़ वाला जो था, मेहरगढ़ पाकिस्तान में सबसे पुराने कृषि साक्ष्य मिले थे। अब लहुरा देव संत कबीर नगर में मिले हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1866 में की गई थी लंदन में। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किस लिए की थी, ये 2 स्टेटमेंट आए थे। तो की थी ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करने के लिए, ब्रिटिश लोगों को ये बताने के लिए कि भारत में क्या हो रहा है, उसकी जो है अपडेट देने के लिए कि हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये सब बताने के लिए जो है दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इसकी स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल ने की थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1905 में हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी 1905 में। फिर आता है बंगाल गजट का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, तो 1780 से, जो पहला अखबार था जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसका जो है प्रकाशन किया था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1784 में हुई थी। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। और इसी के अंतर्गत कई सारे हमारे जो ग्रंथ थे संस्कृत वाले, उनका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था।
नेक्स्ट बात करेंगे, फिरंगिया एक भोजपुरी कविता है, इसके लेखक कौन है? तो ये मनोरंजन इसके लेखक है। उस टाइम ये चर्चित रही थी, इसलिए क्वेश्चन ही आया था। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत खर्च होता है? तो ये जो है ब्रिटिश टाइम की बात की जा रही है कि उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार जो है सैन्य बल पे कितना, डिफेंस सेक्टर में कितना खर्चा करती थी टोटल राजस्व का। तो लगभग 52% खर्च करती थी, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है वो 40% माना है। 52% कहीं ऑप्शन में नहीं था और इसके आसपास वाले को माना नहीं है। तो कुछ ऐसे आंसर आपको मिलेंगे, एक आध दो भी और भी मिलेगा जो आयोग ने अलग माना था, लेकिन जब इसका कोई जो है सही करके भी नहीं आया था और रिज़ल्ट आया था ऐसे ही, मतलब शायद उन्होंने रिज़ल्ट जब जारी किया हो तो सही करके ही जारी किया हो, लेकिन जो है कोई ऐसा खुल के कुछ आया नहीं था इसका। तो कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको टैकल करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कुछ गलत ऐसा मिलेगा, उसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो इतना तैयार रखिए, अपना मानसिक रूप से एकदम तैयार रहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, 2023-24 बजट में रक्षा मंत्रालय को आवंटन जो है कितना किया गया, अभी ये भी जान लीजिए यहीं पे। अगर क्वेश्चन बन जाए तो 2023-24 में हमारे वर्तमान में कितना किया गया है, तो 5.94 लाख करोड़ जो है रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। 5.94 लाख करोड़ रुपए, जो कि कुल बजट का कितना परसेंट है, तो 13.18%, लगभग 13% जो है इस बार बजट में इसको रक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया है। अगर पूछा जाए रक्षा क्षेत्र में हमारे जीडीपी का इस बार कितना आवंटित किया गया है, तो 1.93%, 1.93%। नेक्स्ट बात करेंगे, जल विहार का मेला कहाँ लगता है, तो बुंदेलखंड एरिया में लगता है जल विहार मेला। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है। जो है क्वेश्चन जो आया था मैचिंग में आया था और इसी तरह से लिखा था पश्चिमांचल, और इसी तरह से मतलब एक ही चीज़ लिखा था, पूर्वांचल पश्चिमांचल इस तरह से लिखा था। बुंदेलखंड कोई एकदम स्पेसिफिक नहीं लिखा था किसी शहर का नाम। तो बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है, मुख्यतः ये आगरा में लगता है। अगर आ जाए तो बलदेव छठ का मेला, ये जो है यही वाला एक गलत युग्म था, तो ये फाइंड आउट करना था उसमें, इसमें पूर्वांचल लिखा हुआ था, लेकिन बलदेव छठ जो है पूर्वांचल में नहीं होती है, ये जो है पश्चिमी क्षेत्र में होती है, जैसे मथुरा, नोएडा, हरियाणा में भी बलदेव छठ मनाया जाता है, ये मेला लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे, शुक्रताल मेला कहाँ लगता है, मुजफ्फरनगर में लगता है। नेक्स्ट है शुक्रताल, एक ताल भी है, झील भी है, जो कि मुजफ्फरनगर में ही है, वहीं पर ही मेला लगता है। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन आया था, तो 1833 में। इसके अलावा कुछ और चीज़ यहाँ पे याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग नाम चेंज हुए थे कई बार, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम रखा गया था 1836 में, यही 4-5 याद रखिए। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में। उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध का प्रांत जो है इसको कहा गया था 1877 में। ईयर याद रखिए, पहला वाला 36 है, फिर दूसरा वाला 77 है। फिर है संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, 1902 में इसका नाम हो गया था, 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। फिर संयुक्त प्रांत, ये वाला बहुत पूछा जाता है, संयुक्त प्रांत कब इसका नाम हुआ था, तो 1937 में, संयुक्त प्रांत 1937 में। फिर उत्तर प्रदेश कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को हम इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब से हो गया था पूरी तरह से, तो 1797 से हो गया था। नवाबों से जो है जो प्रयागराज का किला था वो छीन गया था और अंग्रेजों ने यहाँ पर छावनी वगैरह तैनात कर दी थी, मतलब सेना अपनी यहाँ पर रख दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, 18वीं शताब्दी में कंपनी की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कौन होता था, तो दरोगा को यहाँ पर स्थानीय जो रूप से सब चीज़ें देखने के लिए जो है दरोगा को रखा गया था, तो दरोगा एक पद हुआ करता था स्थानीय रूप से। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की। खारे पानी की सबसे बड़ी जो है चिल्का है, और ये एक तरह की लैगून झील भी है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का है और ये लैगून झील है। अगर पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है, लैगून झील वो होती है जो सागर के किनारे होती है, और सागर का पानी जब अंदर आ जाता है, बीच में ज़मीन हो जाती है, सागर और इस झील के बीच में थोड़ी बहुत ज़मीन रह जाती है, तब इसको लैगून झील कहा जाता है। और खारे पानी की अंतःस्थलीय पूछा जाए तो सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। चिल्का जो है ये उड़ीसा में स्थित है, वुलर जम्मू कश्मीर में है। सीमांत किसान किसको कहा जाता है, तो 1 हेक्टेयर से कम जिसकी ज़मीन रहती है उसको सीमांत किसान कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भारत में जो है पूरे सीमांत किसान ही हैं, क्योंकि इनके पास सबसे कम ज़मीन है, और ये जो है 68% लगभग जो है सीमांत किसान है जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम है। लघु किसान किसको कहा जाता है, जिसकी ज़मीन जो है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में रहती है। अर्ध मध्यम किसान किसको कहते हैं, जिसकी ज़मीन 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में होती है।
फिर मध्यम किसान उसको कहते हैं जिसकी ज़मीन 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होती है, और बड़े किसान उसको कहा जाता है जिसकी ज़मीन 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो सीमांत किसान वाला पूछा जाता है कि किसके मतलब सीमांत किसान किसको कहा जाएगा, और क्वेश्चन भी यही पूछा गया था। मैंने ये सब लिख दिया है लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सीमांत किसान किसको कहा जाएगा जिसकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम होगी। लघु 1 से 2 हेक्टेयर, ये भी पूछ लिया जाए अगर तो याद रखिएगा, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर। बड़े किसान जो है वर्तमान में कितने हैं, तो बहुत कम है, 0.57% जो है, लगभग 0.57 जो है बड़े किसान हैं जिनकी ज़मीन 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। महिला समृद्धि योजना ये कब आई थी, तो 1993 में आई थी। महिला सशक्ति योजना कब आई थी, 1998 में आई थी। महिला साम्राज्य योजना कब आई थी, तो 1989 में आई थी ये, 1989 में। फिर राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2001 में आई थी। तो ये जो है इसका जो पूछा गया था, एक आध इसमें गलत था, वही अरेंज वगैरह करना था या फिर सही गलत बताना था, युग में कौन सा गलत है। तो ये सभी आप पढ़ लीजिए। महिला समृद्धि योजना जरूर याद कर लीजिए, सब नहीं याद रहती उस टाइम पे जो योजना आए, जरूरी नहीं आपको याद हो, लेकिन लूसेंट में जितनी पुरानी वाली योजना दी गई हैं, जो मोदी सरकार के पहले मतलब सन 2000 के पहले वाली जो योजनाएं दी गई हैं एक लाइन से एक लिस्ट में, उसको बहुत अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि उनमें से कुछ ही योजना आ जाती हैं और थोड़ा सा ट्रिक वगैरह लगा के अगर एक आध दो पता होगा तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय वाली महालनोबिस मॉडल पर, तृतीय वाली एस चक्रवर्ती मॉडल पर, और चौथी वाली अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। ये मतलब चारों जो मॉडल हैं इसको याद रखिएगा, हेरोल्ड डोमर और महालनोबिस, उसके बाद एस चक्रवर्ती भी याद रखिएगा, अशोक रुद्र भी। नेक्स्ट बात करेंगे, 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी है टोटल, तो 22 भाषाएं। प्रारंभ में कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो उसका आंसर ही पूरा गलत दिया गया था। उसमें कहा गया था निम्न में से कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, कौन सी भाषा, तो उसमें जो है संथाली को सही आंसर माना गया था, लेकिन संथाली भी इन भाषाओं में शामिल है। तो ये पूरा जो है जितने भी ऑप्शन थे सभी इसमें शामिल थे, इस तरह से ये क्वेश्चन था। तो एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि सिंधी भाषा को कब इसमें शामिल किया गया था, तो 21वां संविधान संशोधन था 1967। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अरेंज करने में डाल दिया जाता है कि सिंधी भाषा को डाला गया कब, उसके बाद इस भाषा को कब डाला गया, इन सबको अरेंज करिए। तो सिंधी भाषा को 1967 में डाला गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 71वें संविधान संशोधन के तहत डाला गया था 1992 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मतलब 2-4 बार पढ़िए, आपको एक शब्द लेंगे एक भी याद रहेगा तो अगला वाला अपने आप याद आता चला जाएगा अगर 4 बार पढ़ लेंगे आप। फिर बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी सन 2003 में। तो ये याद रखिएगा 67, 92, 2003। नेक्स्ट है यहाँ पर ये 4 अनुच्छेद हैं, इसमें चारों में यही चीज़ बोला गया है कि राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकता है, लेकिन उसके जो ये अनुच्छेद दिए गए हैं कौन कौन से आधार पर बना सकता है वो यहाँ पे देखना है। तो अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकता है। अगर राज्यसभा ये पारित कर दे तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। वैसे कानून बनाने की शक्ति केवल संघ सूची के लिए है उनको, और या फिर समवर्ती सूची के लिए, लेकिन राज्य सूची पर भी तभी बना सकता है 249 के तहत। फिर 250 में क्या लिखा है, तो आपात की स्थिति में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। आपातकाल अगर लगाओ तब भी जो है संसद कानून बना सकता है राज्य सूची पर। 252 में क्या लिखा है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी। 252 में कहा गया कि अगर राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य बोलने की पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कानून बना दिया जाए, राज्य सूची का सब्जेक्ट हो, तो संसद जो है कानून बना सकती है, लेकिन वो सभी राज्यों पर लागू नहीं होंगे। जिसने जिसने कहा है कि बना दो, मतलब कानून बनाने के लिए आग्रह किया है, उसी के लिए वो कानून लागू होगा। अगर बाकी राज्य चाहें तो उसको अपना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई मतलब फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये चीज़ याद रखिएगा, 252 के तहत है ये। फिर अनुच्छेद 253 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते की स्थिति में, अब क्वेश्चन जो आया था वो यही आया था 253 वाला, और लोगों मतलब 249 वाला ही सबको याद रहता है, 253 बहुत कम लोगों को याद रहता है। तो 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची पर संसद जो है कानून बना सकती है। ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो 253 के तहत कहा गया है। यही क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय समझौतों वाला, जब संसद कानून बना सकती है 253। तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति जो कोरम कहा जाता है वो कितना होता है। राज्य विधानमंडल की बात की जा रही है, ये संसद की बात नहीं की जा रही। तो 10 सदस्य राज्यों के विधानमंडल में, या फिर कुल सदस्यता का 10वां भाग, 10वां भाग जरूर याद रखिएगा, यही पूछा जाता है 1/10 भाग। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण एशिया देश के
दक्षिण एशियाई देशों के लिए जो 6 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया था, उसको पेश करने वाले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें जो है हमारे पड़ोसी जो दक्षिण एशियाई देश हैं, उनको कहा गया था कि इनके लिए हम जो है जहाँ तक हो सकेगा भारत जो है इनके उत्थान के लिए प्रयास करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोली गई थी, इनके कल्याण की बात करेगा भारत जो है, इनके एक ये सीधे सीधे नहीं बोला गया था कि इसके अभिभावक के रूप में काम करेगा, नेता के रूप में काम करेगा, लेकिन बात यही थी, उन जो 6 बात थी उनमें उनका सार यही था कि भारत जो है इनके समझ लीजिए अभिभावक के रूप में काम करेगा, कोई भी हेल्प चाहिए वो दी जाएगी। तो ये सब लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है किसने पेश की थी? तो पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में पेश की थी। और वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट की जो लुक ईस्ट की जगह पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब आ गई है। तो लुक ईस्ट पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में पेश की थी। नेक्स्ट बात करेंगे 6 सूत्री कार्यक्रम भी इसको कहा जाता है, यही क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। रबड़ जो है ये कहाँ मैच करने को आया था? तो रबड़ जो है थाईलैंड में बहुत ज़्यादा उत्पादित होती है, कहवा ब्राज़ील में, जैतून जो है स्पेन में और गन्ना ब्राज़ील में। तो ये मैच करना था, तो कर ही लेंगे आप शायद। नेक्स्ट बात करेंगे प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय 3 प्रकार के दिए गए हैं। आप सभी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन न्याय वाला आया था। 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा कोई भी शब्द आ जाए उसके न्याय नहीं मिले हैं। 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर जो है धार्मिक वगैरह मत लिखिएगा। फिर आता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने तरह की दी गई है? तो 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। अब पूरी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो यही शब्द आएंगे उसमें। तो 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, इसके अलावा कोई भी शब्द आए उसके लिए स्वतंत्रता नहीं दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे समानता जो है 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये तीनों जो है पॉइंट बहुत अच्छे से देख लीजिए, बार बार अलग अलग चीज़ें इसी में से पूछ ली जाती हैं। अगला यहाँ पर वादे की भूमि या फिर लैंड ऑफ प्रॉमिस किसको कहा जाता है? तो मिंडनाओ को कहा जाता है। अति उपजाऊ भूमि है ये, यहाँ पे तूफान वगैरह कम आते हैं, कृषि हमेशा अच्छी होती है, इसीलिए फिलीपींस का एक दक्षिणी द्वीप है ये, आइलैंड है ये मिंडनाओ, तो फिलीपींस का है। और यहाँ पे देखिए हर तरह की खेती होती है। फिलीपींस में आपने सुना होगा कि जो चावल का जो अनुसंधान केंद्र भी है, वैश्विक जो अनुसंधान केंद्र है, यहीं पर स्थित है। तो इसको वादे की भूमि या फिर लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है। नेक्स्ट है देश। ये क्वेश्चन अब ये देख के ज़्यादा टेंशन में मत आइएगा। जब ये क्वेश्चन आया होगा एग्ज़ाम में तो किसी को नहीं आता होगा, हमको भी नहीं आता था ये, और मैंने शायद छोड़ दिया हो, याद नहीं है अभी, मतलब कि इसमें लगाया था कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है छोड़ दिए जाते हैं। ये जब एक बार आके चले जाते हैं आँख के सामने से, तभी वो याद हो पाते हैं। जब एक बार नहीं आता है, एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं, वापस आते हैं, फिर देखते हैं, फिर अगला जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आ जाता है वो क्वेश्चन तो सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे देश और राजधानी। एंटीगुआ और बारमूडा, इसकी राजधानी क्या है? तो सेंट जॉन्स है। जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, छोटे द्वीप हैं, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में छोटे देश हैं, या फिर प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे देश हैं, तो उनकी राजधानी ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। और जो अफ्रीका में, जो अफ्रीका ऐसे बनता है ना, अफ्रीका में इस जगह पे जो देश हैं, अफ्रीका में यहाँ वाले जो देश हैं छोटे छोटे, उसको ज़रूर याद रखिएगा उनकी राजधानी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर डोमिनिका की राजधानी क्या है? रोसाऊ। अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर। बहामास की जो है नसाऊ है, बहामास की नसाऊ। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये जो 7 देश हैं, इसकी राजधानी सब एकदम रटी होनी चाहिए। और कौन सा इसमें से एक ऐसा देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती, एक ऐसा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर से नहीं लगती है। तो ये सब चीज़ जो है जब तक आप मैप नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। और मैप के लिए आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, मेरा ऑल कॉन्टिनेंट वाला मैपिंग का वीडियो है, ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के ऑल कॉन्टिनेंट डालिएगा मैपिंग, तो आ जाएगा। और मैंने आपको ग्रुप में भी दे दिया, अगर आप उस ग्रुप में होंगे, पेड ग्रुप में होंगे, तो उसको चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, एक साथ मैंने दे दिया सभी नोट्स। नेक्स्ट बात करेंगे, अब कुछ विदेशी यात्री हैं जो भारत आए थे, पूछा गया था इनमें से कौन सा पुर्तगाल से नहीं आया था। तो 3 तो आया था पुर्तगाल से, बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नांडो नूनीज, ये तीनों आए थे पुर्तगाल से। विदेशी यात्री हैं ये। इनमें से बारबोसा और डोमिंगो पायस जो हैं ये कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे लगभग 1510 से 16 के बीच में, बारबोसा और डोमिंगो पायस। फिर फर्नांडो नूनीज जो है ये आया था अच्युत राय के दरबार में, ये विजयनगर, ये भी विजयनगर के थे, विजयनगर के ही राजा थे, तुलुक वंश के। और अच्युत राय भी जो है ये तुलुक वंश का था, और ये आया था 1535 में, ये बाद में आया था। थोड़ा सा अगर अरेंज करने वगैरह को आ जाए तो बारबोसा डोमिंगो पायस पहले आए थे,
सभी 16वीं शताब्दी में आए थे। अब 16वीं शताब्दी का मतलब जो है 1600 के पहले का होता है। 1600 के पहले मतलब 1501 से लेकर 1599 तक को 16वीं शताब्दी कहा जाता है। तो ये जो सभी हैं ये सभी आए थे 16वीं शताब्दी में। फिर नेक्स्ट बात करेंगे पीटर मुंडी जो है ये इटली से आया था। पीटर मुंडी लगभग 1630 से 34 के बीच में शाहजहाँ के दरबार में आया था पीटर मुंडी। अगला है यहाँ पर गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी कौन बने थे जिनको इन्होंने नियुक्त किया था, वो थे लहना। लहना इनका पहले का नाम था और बाद में इनका नाम रखा गया था अंगद देव। ये गुरु नानक ने ही अंगद इनका नाम रखा था, बाद में जब ये गुरु बने तो गुरु अंगद देव। तो ये चीज़ याद रखना है, लहना बने थे। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल सूबेदार कौन था, तो ये था मुर्शीद कुली खां। मतलब मुगल बादशाह ने इसको अपॉइंट किया था। बाकी बाद में जो बनने लगे थे बाद में जो है अंग्रेज़ों की वजह से ही बनते थे, आपस में जो है स्वतंत्र हो गए थे। ये तो आपस में बनते थे या फिर अंग्रेज जिसको जो है नियुक्त कर देते थे वो बनते थे। वंशानुगत यहाँ पे प्रणाली चालू हुई थी मुर्शीद कुली खां के बाद। इसके जो इसको जो ये जिसको चाहे वही बनता, या फिर ये मर जाता तो जिसका मन करे इन्हीं के परिवार में कोई बन जाता था लड़ बड़ के। तो और लास्ट में फिर ब्रिटिश के सब नियंत्रण में आ गया। तो भी ये भी याद रखिएगा किसने इसको नियुक्त किया था मुर्शीद कुली खान को, तो फर्रुखसियर ने नियुक्त किया था 1717 में। उसके बाद जो है बंगाल में सूबेदार जो होने लगे वो पूरा नवाबी आ गई, मतलब फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन बना था बंगाल का सूबेदार या फिर नवाब कहा जाएगा, सुजाउद्दीन बना था। फिर सरफराज खां बना था। फिर अली वर्दी खान बना था। फिर सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला के टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। फिर मीर जाफर बना था। सिराजुद्दौला को हटाकर जो है मीर जाफर को रखा था अंग्रेज़ों ने। फिर मीर कासिम बना था जिसके टाइम पे बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में। फिर इसको फिर हटाने के बाद फिर मीर जाफर को रखा था फिर से अंग्रेज़ों ने। मीर जाफर जो था चापलूस टाइप का था, इसीलिए अंग्रेज जो है इसी को अपॉइंट करते थे, मीर जाफर को। नेक्स्ट बात करेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे दी गई थी, तो गोरखपुर में दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। जन्म इनका हुआ था शाहजहाँपुर में। किस केस में दी गई थी, तो काकोरी ट्रेन एक्शन केस में 9 अगस्त 1925 को ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसी के लिए इनको 1927 में फांसी दी गई थी। अब कई लोग 4 लोगों को जो फांसी दी गई थी उनकी जगह भी याद रखिएगा, मैंने पिछली यूपी जीके वगैरह में भी पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे लोक सेवा आयोग का गठन जो है ये कब हुआ था, 1926 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। और आईसीएस की परीक्षा पहली बार भारत में कब आयोजित की गई थी, पहले जो आईएएस होता है उसको आईसीएस कहा जाता था, तो 1922 में पहली बार भारत में आयोजित हुई थी इलाहाबाद में। 1941 तक आते आते भारतीय जो थे उनमें वो जो है आईसीएस की संख्या उनकी बढ़ती चली गई और यूरोपियों से भी ज़्यादा हो गई। जब भारत में आयोजित होने लगी तो जाहिर सी बात है कि भारतीय भी इसमें अपीयर होंगे और धीरे धीरे 1941 तक जो है भारतीय जो है यूरोपियों से ज़्यादा हो गई आईसीएस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होने वाले। नेक्स्ट बात करेंगे चैती जो है ये एक लोकगीत है, ये मौसमी गीत है। यही चीज़ पूछा गया था इसमें, ये जो है किस तरह का गीत है, तो चैती जो है मौसमी गीत है, पूर्वांचल में गाया जाता है। कजरी जो है ये मौसमी गीत है या फिर विवाह गीत, यहाँ पे दोनों लिखा था ऑप्शन में, तो इसे ही मैच करेंगे आप। मौसमी गीत है, खासकर जो कजरी जो है बारिश के टाइम पे सावन में जो गाई जाती है। मिर्ज़ापुर वाले एरिया में ज़्यादा प्रचलित है ये। रसिया जो है ब्रज का ये लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है एक तरह का, पूर्वांचल और अवध में गाया जाता है। बच्चे के जन्म पर ज़्यादातर सोहर गाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से कितने स्थित हैं, मतलब 16 महाजनपद थे पहले, उनमें से वर्तमान उत्तर प्रदेश के एरिया की बात की जाए उनमें से कितने महाजनपद आ जाते हैं, तो 8 महाजनपद आ जाते हैं। एक तो हो गया काशी, जो काशी बनारस वाले एरिया में था। फिर कौशल हो गया अयोध्या के आसपास वाला एरिया, अवध का एरिया। मल्ल हो गया जो कि कुशीनगर वाला एरिया हो गया। चेदी हो गया जो कि बांदा वाला एरिया हो गया, बांदा जो दक्षिण में उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाला एरिया हो गया। वत्स जो है यहीं पर इसको देख लीजिए अगर देखना चाहें तो। नेक्स्ट यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश हो गया, तो काशी यहाँ पे हो गया। अगर मेंस वगैरह में यूपीपीसीएस मेंस वगैरह में आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं और दिमाग में इमेज रहती है जल्दी याद होता है। कौशल हो गया, मल्ल इधर हो गया कुशीनगर साइड में, चेदी यहाँ पर हो गया जो बांदा वाले एरिया में। वत्स जो है, वत्स या कौशाम्बी ये इलाहाबाद के पास है कौशाम्बी, तो यहीं पर ये भी हो गया। फिर कुरु जो है, कुरु यहाँ पर हो गया, दिल्ली के आसपास मेरठ वाला जो एरिया है उसको कुरु कहा जाता था। पांचाल जो है बरेली और फर्रुखाबाद वाला एरिया हो गया। सुरसेन मथुरा वाला एरिया हो गया। तो इस तरह से ये सभी क्षेत्र जो हैं फैले हुए थे। 8 क्षेत्र थे टोटल, नंबर यही पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्व मध्यकालीन शहर और उनका नया नाम, जैसे कोल या फिर कोयल जो है इसका नया नाम अलीगढ़ हो गया। महोत्सव नगर का नाम महोबा हो गया। महोदय सिटी का नाम कन्नौज हो गया। जेजाग भुक्ती का नाम बुंदेलखंड हो गया है। जेजाग भुक्ती बुंदेलखंड कई बार पूछा जा चुका है। कन्नौज महोदय सिटी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूबवेल या फिर नलकूप जो होता है
उससे सिंचाई में नंबर 1 पे कौन सा राज्य आता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है, इसका नेपाल से सीमा वाला जनपद कितने हैं? नेपाल से हमारे कितने जनपद सीमा साझा करते हैं? तो 7 जनपद सीमा साझा करते हैं। अब क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जिला या कौन सा जनपद जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से ही एक कोई एक्स्ट्रा दिया था। अब कौन कौन से साझा करते हैं वो देख लीजिए, तो जो नहीं करते हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे कौन कौन से करते हैं। चलिए मैप के थ्रू देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये नेपाल हो गया, ये यूपी हो गया, तो महाराजगंज करता है। फिर यहाँ पर सिद्धार्थनगर करता है, महाराज जी एक हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ। और फिर बलरामपुर करता है, उनके भाई का नाम है बलराम। मान लीजिए एक महाराज है, उनका नाम है सिद्धार्थ और उनके भाई का नाम है बलराम। उन लोगों को श्राप मिल गया, श्रावस्ती। और श्राप क्या मिला है कि बहराइच, बाहर चले जाओ तुम लोग। तो ये हो गया बहराइच। फिर इधर लखीमपुर खीरी, रास्ते में जाने के लिए बाहर निकाला गया, तो रास्ते में जाने के लिए उन्होंने खीर रख ली है। और खीर का रंग कैसा है? तो पीला पीला होता है खीर का रंग, तो पीलीभीत हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसी तरह मैंने पहले भी आपको यूपी जी के वगैरह में बताया होगा। तो महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और फिर जो है पीलीभीत। तो ये हो गए पूर्व से पश्चिम। अगर अरेंज करने को भी आ जाए अगले एग्जाम में तो आप अरेंज भी कर सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट बात करेंगे, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्वेश्चन आया था। पूछा गया था कि कौन से निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति, या फिर कौन, ये पूछा गया था कि कौन जो है लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। अब इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक बार ये राष्ट्रपति का चुनाव हारे भी थे 1969 में। उसके बाद 1977 में निर्विरोध चुने जाने वाले पहले ये जो है राष्ट्रपति बन गए थे। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे 1977 में, पहले चुनाव हारने के बाद में। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट एक था कि इंडोनेशिया ब्रुनेई से सीमा साझा करता है या नहीं। तो इंडोनेशिया ब्रुनेई से सीमा साझा नहीं करता है। ब्रुनेई जो है मलेशिया से सीमा साझा करता है लेकिन इंडोनेशिया से नहीं करता है। 3 तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ है और एक तरफ समुद्र है। ये देखिए, ये है ब्रुनेई। ये बड़े वाले चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। इधर हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया मलेशिया, इधर वाला पार्ट, और इधर हो गया ब्रुनेई। ये पूरा जो ये सभी द्वीप, ये पूरा एक द्वीप है, इसका नाम है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो पर ही जो है इंडोनेशिया भी है। इधर वाला पार्ट ये इंडोनेशिया हो गया, इधर वाला पार्ट मलेशिया हो गया, इसी में छोटा सा जो हो गया ब्रुनेई हो गया। तो ब्रुनेई अगर इस वाले मैप में देखें तो ब्रुनेई है ये, और ये मलेशिया हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया। तो ये मलेशिया से तो सीमा साझा करता है लेकिन इंडोनेशिया से नहीं करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब कुछ यात्री आए थे, फायान हुएनसांग इत्सिंग अल-मसूदी। तो फायान हुएनसांग इत्सिंग तो आए थे चीन से, अल-मसूदी आया था अरब से, अरब क्षेत्र से आया था। कब आया था? ये जो है इसका टाइम पीरियड जो है अरेंज करना था या फिर मैच करना था। तो पहले फायान आया था किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। 399 से 414 ईस्वी के टाइम पे आया था। हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे 629 से लेकर 645 ईस्वी के समय आया था। फिर इत्सिंग जो है चाइना से ही आया था 671 से 94 के बीच में। अल-मसूदी जो है ये अरब से आया था लगभग 915 से 916 के बीच में, काफ़ी बाद में ही आया था। और ये आया था गुर्जर प्रतिहार शासक जो महिपाल था उसके दरबार में ही गया था अल-मसूदी। नेक्स्ट है यहाँ पर नासिरुद्दीन खुसरो शाह एक व्यक्ति था। उसके समय में शाही महल जो होते थे वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ये पूछा गया था किसके समय पे जो है दरबार में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के टाइम पे, और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, साम्राज्य की सीमा निगरानी के लिए विशेष सेना को किसने रखा था? उस टाइम पे जो है मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होने लगा था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो उसने सीमा की सुरक्षा के लिए जो है विशेष सेना को यहाँ पर रखा था। नेक्स्ट बात करेंगे, तामरिया, मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया, ये सब जो है कहाँ की जनजातियाँ हैं? तो ये सब झारखंड की जनजातियाँ हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तामरिया जनजाति के बारे में पूछा गया था कि कहाँ की जनजाति है, तो झारखंड की है। नेक्स्ट है यहाँ पर गर्म पानी के कुछ झरने हैं और किस राज्य में स्थित है? कुछ ही गर्म पानी के झरने फेमस हैं इंडिया में, तो वो लगभग सभी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इन्हीं में से कई बार आ जाता है, घुमा फिरा के, एक आध दो इसमें का दे दिया रहता है, एक दो अलग, तो इसी से हो जाएगा आपका। हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकर्ण गर्म पानी का झरना है, उड़ीसा में है तप्पा पानी, महाराष्ट्र में वजेश्वरी और राजस्थान में है नारायणी। ये सब जो है गर्म पानी के झरने हैं और सबका नाम आपको एकदम रटा होना चाहिए। अगर दोबारा आ जाए तो इनमें से एक आध तो जरूर रहेगा। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, उसके बाद उड़ीसा तप्ता पानी, महाराष्ट्र वजेश्वरी, राजस्थान नारायणी। नेक्स्ट है
लोहा इस्पात संयंत्र कुछ थे और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा गया था। तो बोकारो जो है दामोदर नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे है। भद्रावती भद्रा नदी के किनारे है। इसके अलावा एक भिलाई भी पूछा गया था, तो भिलाई किसी नदी के किनारे नहीं है, तो ये नदी से काफ़ी दूर है, इसलिए जो है वही वाला जो है युग्म गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, ये लगभग चीज़ें जब आप एक बार पढ़ लेते हो या फिर अगर आप जो झारखंड वगैरह में जो स्टील प्लांट या लोहे के प्लांट वगैरह हैं वहाँ पर थोड़ा सा दामोदर घाटी के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। दामोदर घाटी कैसे बनती है, कौन कौन सी नदियाँ आके उससे मिलती हैं, दामोदर की सहायक कौन सी नदी, वहाँ पर कौन सा संयंत्र स्थापित है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। और वैसे जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 99% जो है जल विद्युत से कौन सा देश पूरा करता है। टोटल जितनी भी ऊर्जा आवश्यकता होती है उसका 99% जल विद्युत से नॉर्वे पूरा करता है। और 100% जो है जल विद्युत पर आधारित है पराग्वे। पराग्वे कहाँ का कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट का, तो दक्षिणी अमेरिका का है। और जो है यहाँ पे आपने देखा होगा कि अमेजन नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जहाँ पे झरने वगैरह बनते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जल विद्युत जो है 100% जल विद्युत से ही पूरा होता है इनका काम। भारत में जल विद्युत का योगदान कितना है, टोटल जो जितना भी विद्युत लगती है तो 11 से 12% केवल। नेक्स्ट बात करेंगे, अपने अगर पूछा जाए कि अगर नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, अगर जो जीवाश्म ईंधन को छोड़ के बाकी की जो ऊर्जा होती है उनमें से सबसे ज़्यादा योगदान सौर ऊर्जा का होता है, तो ये चीज़ अगर आ जाए तो लिखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सेवा सेक्टर, मतलब जो सर्विस सेक्टर है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे राजस्व का। सरसों के तेल में तेल की मात्रा बढ़ाने में क्या उपयोगी होता है, सरसों से अगर तेल निकालना हो तेल की मात्रा कैसे बढ़ेगी, अगर उसमें सल्फर होगा ज़्यादा। अगला है यहाँ पर, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं गोसामर रेशम। इरी रेशम होता है, टसर रेशम होता है, मूंगा रेशम होता है, और ये गोसामर रेशम जो मकड़ी से निकलता है। अगला बात करेंगे, सितार से उत्पन्न होने वाली ध्वनि कौन सी होती है, तो अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंग होती है। जो लोहे वगैरह में या फिर जो स्ट्रिंग में उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये याद रखिएगा। तो सितार में जो है अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंग। गवर्नर और उनकी कार्यतिथि जो है पूछा गया था, इनको अरेंज करने को आया था, तो रिसेंट के भी कुछ इसमें रखे जाते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो जो कोई चर्चित रहता है उसको रख दिया जाता है और बाकी जो है एक आध पिछले को रख दिया जाता है। बहुत ऐसा नहीं पूछा जाता कि आपने सुना ही ना हो। तो IG पटेल जो है ये दिसंबर 1977 से 1982 तक थे। मनमोहन सिंह 82 से 85 तक थे। इसके अलावा C रंगराजन जो है दिसंबर 1992 से 97 तक थे। फिर सुब्बा राव जो है सितंबर सन 2008 से सितंबर 2013 तक थे। तो ये गवर्नर उनकी कार्यतिथि है जो RBI के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, मनुष्य की आंख जो है किस रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुगराई होती है, कौन सा रंग जो है उसके आंख को सबसे ज़्यादा सही लगता है, तो हरे रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुगराई होती है आंखें हमारी। और यहीं पर जो है ये स्टेटमेंट गलत लिखा था, उसमें लाल रंग लिखा था। मनुष्य की ध्वनि क्षमता कितनी होती, किस पे वो सबसे ज़्यादा अच्छा सुन सकता है, ये चीज़ पूछा गया था। तो 1000 हर्ट्ज़ की ध्वनि को वो सबसे अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है। वैसे क्षमता होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक, लेकिन सबसे ज़्यादा सुगराई होता है 10,000 हर्ट्ज़ 1000 हर्ट्ज़ के लिए। सुनने की दृढ़ता हमारी कितनी होती है, तो 1/10 सेकंड। अगर इससे कम समय तक अगर कोई ध्वनि हमारे कान पे रुकती है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। अगर कोई ध्वनि जैसे 1 जो सेकंड का 10वां भाग होता है उसी उतनी देर में ही कोई दूसरी ध्वनि भी हमारे कान पे पहुंच जाए तो दोनों मिक्स हो जाएंगी, अलग अलग हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो 1/10 सेकंड जो है इंपॉर्टेंट होता है कोई चीज़ सुनने के लिए। दृष्टि की दृढ़ता को कितनी होती है, अगर हम कोई चीज़ देखते हैं वो हमारे आँख पे जो है 1/16 सेकंड में, मतलब सेकंड के 16वें भाग तक जब तक नहीं रहता है तब तक जो है हमें वो दिखाई नहीं पड़ता, उसका प्रतिबिंब हमारी आँखों पर नहीं बनता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, तो सड़े हुए जो सामान होते हैं वनस्पति वगैरह, पशु पदार्थ या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उससे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है प्रदूषक निकलता है। सभी अमीनो अम्ल वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया, अमीनो अम्ल जो है 20 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन में, तो अगर उसमें नॉनवेज वाला कोई ऑप्शन दिया रहे तो वही टिक करिएगा क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा होते हैं। जितने टाइप के अमीनो अम्ल होते हैं उसी में होते हैं। और जो सोयाबीन वगैरह है, दालें वगैरह, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ कुछ अमीनो अम्ल जो अलग से लिए जाते हैं इसमें नहीं होते हैं। तो अंडा, मशरूम, मछली वगैरह हो, अंडा और मछली अगर ये दिख जाए तो अमीनो अम्ल वाला यही ऑप्शन सही माना जाता है। तो यहाँ पे अंडा करेक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, वैसे मशरूम में भी होता है, बीन्स में भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था, अंडा ही इसमें से ऑप्शन था चारों में से। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश
की कुल जनसंख्या में कार्यबल कितना है, तो 23.7% जो है टोटल कार्यबल है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, पूछा गया था निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो सभी देख लीजिए यहीं पर। पश्चिमी घाट है, इंडो वर्मा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है और सुंडालैंड है। सुंडालैंड में हमारा निकोबार द्वीप भी आ जाता है और उधर इंडोनेशिया के भी कुछ द्वीप आ जाते हैं, तो ये हो गया सुंडालैंड। और ये जो जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसने यूज़ किया था सबसे पहले, तो नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। अगला यहाँ पर गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, पूछा गया था निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, तो गंडक इसमें प्रवाहित नहीं होती है। गंडक जो है नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश की सीमा भी, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है थोड़ी दूर तक, महाराजगंज वाले एरिया में, और उसके बाद बिहार में चली जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। उत्तर प्रदेश में जो ऑप्शन और थे कि हिंडन बहती है, सोन बहती है, शारदा बहती है, गंडक नहीं बहती। नेक्स्ट बात करेंगे, द्वितीय जो युद्ध हैं वो पूछे गए, इसमें जितने भी पूछे गए थे इसमें युद्ध वो द्वितीय पूछे गए थे, प्रथम कभी एक भी क्वेश्चन प्रथम का नहीं था, तो थोड़ा सा घुमाते हैं, डीप में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। तो आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय कब हुआ था, तो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कौन सा कब हुआ था, तो 1750 से 54 के बीच में हुआ था, इसको कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। 1802 भी इसको कभी कभी कहा जाता है, सालवाई की संधि वगैरह जो हुई थी। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। तो यही पूछा गया था द्वितीय सबके। तो ये जितने भी युद्ध हैं ये आपको मिल जाएंगे, जो एक युद्ध और संधि वाला वीडियो है, ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करिएगा युद्ध और संधि, तो सभी तरह के युद्ध आपको मिल जाएंगे वहीं पर, और सभी तरह की संधि भी मिल जाएंगी। मैंने ये नोट्स भी ग्रुप में भेज दिया, अगर आप वहाँ से भी चाहें तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सभी युद्ध संधि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, बनारस विद्रोह 1780 से 81 के बीच में हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, राजा चेत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। यही पूछा गया था किसने नेतृत्व किया था, तो राजा चेत सिंह ने, वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ये विद्रोह हुआ था। अगला यहाँ पे बात करेंगे, भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। और इसी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट आए थे कि ये कब बना था, तो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में बना था, गुप्त काल में। 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में ईंट से बना हुआ ये मंदिर है और इसकी दीवारों पर रामायण महाभारत पुराण वगैरह के आख्यान लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जादिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ, मतलब ये किसी की वीरता के बारे में कहा जा रहा है। मतलब उस टाइम पे जब एक व्यक्ति की तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब उनका जन्म हुआ तो धरती 2.5 हाथ धस गई, तो ये किसका मतलब कहाँ से लिया गया है, ये तो आल्हा खंड से लिया गया है। तो आल्हा का ये एक लाइन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उसी टाइम पे दिमाग लगाना होता है, इसको आप अलग से कहीं पढ़ भी नहीं सकते। 10 से अधिक उपवास रखने पर लीवर में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो लीवर में जो ग्लूकोज कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ऐसा स्थिर रहता है, यही पूछा गया था। तो ग्लूकोज का स्तर जो है कम हो जाता है, अगर उपवास रखेंगे तो ग्लूकोज जो है धीरे धीरे पूरा बॉडी जो है कंज्यूम कर लेगी, जितना भी बचा होगा सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 2 बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी होगी, पूछा गया था किस क्रम में जोड़ने पर बल्बों को सबसे ज़्यादा रोशनी होगी, तो समांतर क्रम में जो है उसमें प्रतिरोध कम लगता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा लगता है, तो समांतर क्रम में ज़्यादा रोशनी होती है। फिर ये कुछ अधिनियम दिए गए थे, पूछा गया था निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो यही पहला वाला सही नहीं था। भारतीय संविदा अधिनियम, उसमें 1870 लिखा था, 1872 में आया था संविदा अधिनियम। फिर वस्तु विक्रय अधिनियम, ये आया था 1930 में, वस्तु विक्रय अधिनियम। फिर साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था। कंपनी अधिनियम 2013 में आया था। इसमें सभी सबको नहीं याद रहते हैं उस टाइम पे, अभी मान लीजिए सबको याद हो गए हैं, लेकिन कुछ अधिनियम अब आगे के लिए पढ़ लीजिएगा अपने आप से गूगल सर्च करके सभी अधिनियम, और ख़ास करके जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी अधिनियम आए हैं अब तक, वो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम मलिन बस्ती वाला शहर कौन सा है, तो अहमदाबाद में सबसे कम स्लम पॉपुलेशन है। स्लम आबादी वो होती है जहाँ पे मेन सिटी होता है, उसके उसी सिटी के अंदर ही एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, तो उसको स्लम आबादी कहा जाता है। बहुत ही कम वहाँ पे जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उनकी भी कमी होती है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा स्लम आबादी वाला शहर कौन सा है, तो मुंबई में सबसे ज़्यादा स्लम है। सेकंड पे आता है हैदराबाद, थर्ड पे दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्लम आबादी कहाँ रहती है, तो मेरठ में रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। पूछा गया था यहाँ पर पोलिनेशिया जो है, ये पोलिनेशिया जो है इसका भाग कौन सा नहीं है, तो पोलिनेशिया का भाग टोंगा है, तुवालू है, ताहिती है, ये सभी पोलिनेशिया के भाग हैं। एक बार आप मैप जरूर देख लीजिएगा।
जो ऑस्ट्रेलिया के बगल वाला हिस्सा है उसको पोलिनेशिया कहते हैं। उसी में मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया भी आ जाता है। ये मैंने ओशिनिया मैपिंग में आपको बताया था। अगर आप चाहें तो ऑल कॉन्टिनेंट मैपिंग वाला जो मैंने नोट्स दिया उसमें अगर आप ग्रुप में हैं तो उसको देख सकते हैं, या फिर वीडियो भी पढ़ा है ओशिनिया मैपिंग का, वहाँ से जाके देख सकते हैं। जितने भी द्वीप यहाँ पर होंगे उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तीनों में अलग अलग। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे। सबसे कम नगरीकरण जो है कहाँ पर है इंडिया में, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण है, लगभग 10% है। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों की बात की जाए तो गोवा में सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में गोवा से भी ज़्यादा है, याद रखिएगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की में सबसे पहली जो सूती कपड़ा की मिल लगी थी वो कहाँ पे लगी थी, कब लगी थी, तो 1854 में लगी थी, बॉम्बे में। कावसजी नानाभाई डावर ने इसको लगाया था। कावसजी नानाभाई डावर ने 1854 में बॉम्बे में ये मिल लगाई थी। फिर पहली जूट मिल कहाँ पर लगी थी, तो 1855 में लगी थी, रिसड़ा, बंगाल प्रेसिडेंसी में। फिर पहली बार जो है स्टील उत्पादन कब हुआ था, तो 1874 में हुआ था। आयरन वर्क्स कंपनी ने इसको लगाया था और ये 2 जगह लगी थी, कुल्टी झरिया में और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। चीनी मिल जो पहले स्थापित हुई थी वो प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित हुई थी। तो ये जो जितने भी उत्पादन हुए थे, पहले कब हुए कब बाद में हुए, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। और मैं ये सब कराऊंगी भी, पहले भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से कराई हैं, लेकिन इसको एक बार फिर से देखिएगा, ये अरेंज करने को आया था। चूना पत्थर से क्या प्राप्त करते हैं, तो सीमेंट मिलती है। कॉपर से जो है बिजली का सामान बनता है। बॉक्साइट से हवाई जहाज का सामान बनता है। मैंगनीज से इस्पात बनता है। जीवाश्म ईंधन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है भारत में, तो सौर ऊर्जा जो हमने बात की थी। जीवाश्म के बाद सबसे नंबर 1 पे नवीकरणीय ऊर्जा में देखा जाए तो सौर ऊर्जा ही आती है। और एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए कि हमारा टारगेट क्या है, 2026-27 तक हमें जो है टोटल सौर ऊर्जा लक्ष्य हमने कितना रखा है, 22,000 मेगावाट। 22,000 मेगावाट कब तक, 26-27 तक। संस्कृति के 4 अध्याय, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। गोपाल जो है ये जो पाल वंश का संस्थापक था, इसको जनता ने चुना था। जब शशांक की मृत्यु हो गई थी, शशांक जब जो ये बंगाल वाले एरिया का शासक था शशांक, उसकी जब मृत्यु हो गई थी, उसको मार दिया गया था। उसके बाद जो है अराजकता फैल गई थी उस एरिया में, तो जनता ने जो है गोपाल को स्वयं से चुना था। तो पूछा गया था निम्न में से कौन सा जो है किसको जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना था, तो गोपाल को चुना था। इसके अलावा पल्लव वंश का एक शासक था नंदीवर्मन चल्लोमल, जिसका नाम नंदीवर्मन द्वितीय भी कहा जाता है इसको, उसको भी जनता ने ही चुना था। अगला बात करेंगे, सूक्ष्म उद्योग किसको कहा जाता है, तो जिसका निवेश जो है 1 करोड़ तक हो और टर्नओवर या फिर उसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक हो, तब उसको मतलब इसी के अंदर हो, तब उसको सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। लघु उद्योग 1 से 10 करोड़ तक निवेश हो और 5 से 50 करोड़ तक उसका टर्नओवर हो, तब उसको लघु उद्योग कहा जाएगा। मध्यम उद्योग उसको कहेंगे जो 10 से 50 करोड़ तक उसका निवेश हो और 50 से 250 करोड़ तक उसका टर्नओवर हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सूक्ष्म उद्योग वाला है, 1 करोड़ तक ये मतलब निवेश और टर्नओवर 5 करोड़ तक। अगला यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये लीमा पेरू में स्थित है। लीमा पेरू की राजधानी है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो कुफरी में स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस, ये सभी जो योजना है ये कौशल विकास से संबंधित है। पूछा गया था निम्न में से कौन सी कौशल विकास से संबंधित नहीं है, तो स्ट्राइव है, संकल्प है, श्रेयस और एक और एक्स्ट्रा थी। नेक्स्ट बात करेंगे, जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता कौन है, तो जर्मन वाच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इससे पहले जी अभी 2023 में जारी नहीं हुआ है, तो इसको हटा दीजिएगा, लेकिन जब भी ये जारी हुआ था इससे पहले तो 7वां नंबर था। रिसेंट में जो इसका नंबर चल रहा है जलवायु जोखिम भारत का 7वां नंबर है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक अभी रिसेंट में आया है, 2023 का है ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इसमें भारत का नंबर है 8वां। अगला यहाँ पे बात करेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, ये तो 2005 में आया था ये अधिनियम। इसी के तहत जो है आपदा प्राधिकरण की भी स्थापना हुई थी इंडिया में। चुकंदर से चीनी प्राप्त करते हैं। शहद जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है इसमें। कपास में सेलुलोज होता है। दूध में जो है लैक्टोज होता है। तो ये पूछा गया था मैचिंग में। अगला यहाँ पर भांड पाथर एक तरह का लोक नृत्य कहाँ पर होता है ये, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। कुछ भाषा है उसको उसके देश से मैच करना था, तो डेनिश जो है डेनमार्क की भाषा है, डच नीदरलैंड की है, मंडारिन जो है चाइना की भाषा है, थाई जो है थाईलैंड की भाषा है। अगला एक की विलेज स्कीम है, तो की विलेज स्कीम कब आई थी, तो अगस्त 1952 में आई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ने के दौरान कई बार देखा होगा, तो ये 2 अक्टूबर 1952 में आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पहले ही पंचवर्षीय योजना में आया था ये। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति कब दी गई थी,
तो ये जनवरी 1958 में दी गई थी। आपको पता होगा त्रिस्तरीय वाली बलवंत राय मेहता जब समिति बनी थी 1957 में बनी थी, तो ये विकेंद्रीकरण की संस्तुति कब दी गई थी? 1958 में। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जो है इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1999 में। अब इसमें से 2-3 भी अगर आपको पता होगा तो हो सकता है आप आंसर सही कर लें, तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तभी कुछ आंसर आपको आते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आर का इससे पहले जब पेपर हुआ था 2021 वाला पेपर, यानी उसका हिंदी वाला सेक्शन, हिंदी पेपर पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी उसमें ऑप्शन वगैरह हैं उसको भी पूरा अच्छे से देखेंगे कि अगर उनमें से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो वो भी हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक, आप 6 टॉपिक होते हैं, आपको पता ही होगा, सिलेबस हमने डिस्कस किया था। 6 टॉपिक में हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आता है, जिनमें से पहला हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट थोड़ा पूछे जाते हैं, थोड़ा जो है घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आता है वो विशेष विशेषण में आता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो शब्द विलोम की बात करें तो पहला यहाँ पर गौरव, गौरव का विलोम होगा लाघव। अब ये गौरव लाघव कई बार पूछा जा चुका है, इसी तरह के शब्द आपको सभी मिलेंगे। पराभव का होता है विभव। ऑप्शन में जितने भी अलग अलग जो ऑप्शन रहते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो वैभव का जो है विलोम होगा दारिद्र्य। एक शब्द का एक से ज़्यादा भी विलोम हो सकता है, जो एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन में रहता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वैभव का जो विलोम होगा वो होगा दारिद्र्य। अमृत का होगा विष। मधुर का विलोम होगा कटु। सदाचार का कदाचार होगा। अब सदाचार कदाचार ये जो है मेंस में भी पूछा जा चुका था 2022 में। फिर चलेंगे यहाँ पर अपराध का होगा निरपराध। जो पीसीएस मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर अभी से पढ़ते चलेंगे सीधे सीधे याद रहेगा तो ज़्यादा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आचार का होता है अनाचार। आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ विज्ञ बहुत बार पूछा जा चुका है, अज्ञ का विलोम विज्ञ। फिर यहाँ पर आवृत का होता है अनावृत। आवृत अनावृत। प्रकर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। प्रथम का होता है अंतिम। प्रथम का द्वितीय नहीं होता, इस तरह से ऑप्शन दिया रहता है द्वितीय और मतलब इसी तरह से दूसरे शब्द रहते हैं, लेकिन अंतिम ही होगा एग्जैक्ट। फिर प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। प्रवर का विलोम होता है अवर। प्रवर का अवर। अप्रवर इस तरह से लिखा रहता है लेकिन अवर होता है। फिर प्रधान का विलोम होता है गौड़। प्रधान मतलब जो मेन इंसान है, मतलब मुख्य जो सब्जेक्ट रहेगा। गौड़ मतलब जो है जो एक द्वितीय चीज जो रहती है उसको गौड़ कहा जाता है। फिर आसक्ति का अनासक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। अनेकता का विलोम होता है एकता। फिर अपकार का विलोम होता है उपकार। अपकार उपकार। फिर अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। आग्रह का अनाग्रह। संग्रह का विलोम होता है, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। त्याग या फिर विग्रह, दोनों इसका विलोम हो सकता है, जिस तरह से ऑप्शन होगा उस तरह से लिखिएगा। फिर आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। इसके अलावा अगर प्राचीन लिखा हुआ आए कि मतलब प्राचीन का क्या विलोम होता है तो उसका आधुनिक भी हो सकता है, अर्वाचीन भी हो सकता है, नवीन भी हो सकता है। ज़्यादातर प्राचीन का विलोम जो लिखा रहता है अर्वाचीन लिखा रहता है। फिर समीचीन का असीचीन होता है, समीचीन असीचीन। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। आपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। अवर्षण का होता है वर्षण। अब ये कुछ विलोम शब्द जो रह गए थे वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कि वृष्टि का जो है अनावृष्ट होता है। सकाम का विलोम होता है निष्काम। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव। फिर अनुर्वर का विलोम जो होता है वो होता है उर्वर। ये सब चीज़ें जो है ऑप्शन में थी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इतने जो विलोम शब्द हैं ये 2021 के पेपर में पूछे गए थे, और जो टफ वाले विलोम हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा जो कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है तो टफ वाले की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो जितने भी ऐसे विलोम हैं जो बिना पढ़े नहीं याद हो सकते, बिना पढ़े उसको काम नहीं चल सकता एक दो बार, तो वो मैंने आपको ग्रुप में ही भेज दिया। उसको अगर आप ग्रुप में हैं तो उसमें से जाके वो लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पीसीएस के मेंस में भी वहाँ से क्वेश्चन, वहीं से जितना विलोम आया था 10 विलोम आए थे उन्हीं में से आ गया था, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब अगला जो यहाँ पे टॉपिक है अशुद्ध वाला, और अशुद्ध और शुद्ध जो आता है, इसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ शब्द लिखे रहते हैं और कुछ वाक्य रहता है। वाक्य में कुछ अशुद्धि होती है, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले जो शब्द हैं उसको देख लेते हैं। तो पैतृक जो है कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ता में इस तरह से रा लगता है, देख लीजिए यहाँ पे पैतृक इस तरह से लिखते हैं। जब ऑप्शन रहता है तो उसमें कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन एकदम आपको एग्जैक्ट जब पता रहेगा तो सीधे यहीं पहुँच जाएंगे। फिर तत्कालिक का जो शुद्ध रूप होता है, तत्कालिक नहीं होता, ये तात्कालिक होता है, तात्कालिक शुद्ध है। पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है।
अनाधिकार नहीं होता है, ये अनधिकार होता है। यहाँ पे ना में आ की मात्रा नहीं लगती है, अनधिकार होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल होता है। एक में छोटे की मात्रा, का में बड़े की मात्रा। फिर रचयिता देखिए इस तरह से नहीं लिखते, रचयिता में या लिखा जाता है, या में छोटी की मात्रा लगाते हैं। फिर चिन्ह इस तरह से नहीं लिखते, चिन्ह में हा में नीचे ना होता है। ये कई जगह पे अलग अलग भी दिया रहता है, कभी कभी जैसे ऑप्शन में दिया है इस तरह का चिन्ह लिखा है, और कोई 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एकदम से सही में देखने में गलत लग रहे हैं, तो उस जगह पर ये वाला चिन्ह सही मान लिया जाता है। लेकिन अगर ये वाला चिन्ह है और ये वाला चिन्ह है, दोनों चिन्ह लिखे हैं, तो ये वाला चिन्ह सही होगा। फिर आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, मतलब बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। याज्ञवल्क्य कैसे लिखते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य कहते हैं, आधा ला होता है, आधा का होता है। सदृश को नीचे दा में नीचे रा रहता है, ऋषि वाला सदृश इस तरह लिखते हैं। गृहिणी जो है, गृहिणी इस तरह से लिखा जाता है। भाग्यवान में ना में लास्ट में जो है हलंत होता है। श्रीमान में भी लास्ट में हलंत होता है ना में। अब यहाँ पे एक चीज़ एक विलोम में रह गया था कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका क्या विलोम होगा, तो कृत्रिम होगा। ये विलोम का शब्द है, नैसर्गिक और कृत्रिम। परीक्षा का क्या विलोम होता है, तो परीक्षा का विलोम होता है परीक्षा, यहाँ पे रा पे बड़ी की मात्रा। फिर विधिवत में नीचे हलंत होता है, ता में लास्ट में हलंत होता है, इस तरह से विधिवत लिखते हैं। फिर कवित्री का जो सही शुद्ध शब्द है वो होता है कवित्री, कवि नहीं होता यहाँ पर, कव हो जाता है, कवित्री। स्मरण नहीं कहते, रा पूरा रहता है, स्मरण होता है ये। परिस्थिति नहीं होता, परिस्थिति होता है। परिस्थिति में ता में बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी की मात्रा होती है, तो ये चीज़ सही है। ये हो गया शुद्ध अशुद्ध। वाक्य वाला लास्ट में शुद्ध अशुद्ध देखेंगे। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के, तो 10 नंबर के यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं मितभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी। और जो एक जो होता है अल्पभाषी भी इसको कहा जाता है, जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी भी कह देते हैं, मितभाषी भी कह देते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक होता है बोलने में जो बहुत चतुर हो, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं वाक्पटु, वाक्पटु। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अधिक बोलने वाले को बहुभाषी कहा जाता है, और मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहा जाएगा, तो अप्रत्याशित। और जो आशा से अधिक हो, आशा से ज़्यादा हो कोई चीज़, तो उसको कहेंगे आशातीत। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन में रहता है। फिर उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको धरोहर नहीं कहते। धरोहर किसी दूसरे इंसान की अगर आपके पास रखी है तब वो धरोहर होती है। अगर किसी की संपत्ति, मतलब उत्तराधिकार में जो संपत्ति हमें मिलती है उसको कहा जाता है रिक्त, रिक्त। बिना पलक झपकाए, इसको कहते हैं निर्निमेष, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, या फिर कभी कभी निर्निमेष की जगह अपलक भी लिखा रहता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहा जाता है। विश्वास किए जाने योग्य को क्या कहा जाएगा, तो विश्वासी, विश्वास किए जाने योग्य विश्वासी। फिर आस्था रखने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है उसको, तो आस्थावान। जो तर्क के सम्मत हो, तर्क के समान जो हो, तर्क से मतलब जुड़ता हुआ कोई बात हो, तो उसको कहा जाता है तर्क सम्मत। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहा जाएगा युधिष्ठिर। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, पसीने को कहते हैं स्वेद, तो स्वेद से कोई चीज़ का जन्म हुआ है तो उसको कहा जाएगा स्वेदज, स्वेदज। फिर जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो, मतलब ग्रीवा, गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं, तो सुग्रीव। जो क्षमा ना किया जा सके उसको अक्षम्य कहा जाता है। सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो सब काम अपने भरोसे करता है वो स्वावलंबी होता है। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा स्वयंभू, अपने आप से उत्पन्न। जो सबको समान भाव से देखता हो उसको कहा जाएगा समदर्शी, सबको समान भाव से देखता है। एक कवि जो तत्काल कविता करे, ये कई बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो उसको कहा जाता है आशु कवि। कोई भी काम तत्काल अगर हो रहा हो, कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो उसको कहा जाएगा, उसमें आंसू जरूर लगा रहता है। फिर जो तोला जा सके उसको परिमेय कहा जाता है। अनुमान करने योग्य अनुमेय, जिसका अनुमान किया जा सके अनुमेय। वस्तु आदान प्रदान जब होता था, जो वस्तुओं का लेन देन जब होता था एक सामान के बदले दूसरा सामान, तो उसको कहा जाता था विनिमय, उसको कहते हैं विनिमय। फिर अब तद्भव तत्सम वाले शब्द, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आता है। तो कपड़ा का तत्सम क्या होता है, तो करपट होता है। कपड़ा का तत्सम करपट। अब यहाँ पर तत्सम से तद्भव या तद्भव से तत्सम या फिर मैचिंग में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करपट होता है। चौथा का जो तत्सम होगा वो होगा चतुर्थ। अब यहाँ पर चतुष्क भी लिखा रहता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, लेकिन चतुर्थ जो है यही सही होगा। गेहूँ जो है ये गोधूम होगा इसका तत्सम। तत्सम एकदम नियत होता है, ये अलग नहीं होता है।
फिर गोत जो है इसको तत्सम होता है गोत्र। गोद का क्या होगा, गोत का गोत्र, और यहाँ पर गोद का तत्सम होगा क्रोड, क्रोड। पंगत का जो तत्सम होता है वो होता है पंक्ति। दाखा मतलब होता है खट्टा, तो दाखा का जो तत्सम होता है वो होता है द्राक्षा, द्राक्षा। फिर छाता का तत्सम होता है छत्र। दाढ़ी का तत्सम कई बार पूछा जा चुका है दंष्टिका। पंख का जो होता है तत्सम पंक्ष, पक्ष, यहाँ पर पंक्ष नहीं होगा, पक्ष है ये, मतलब इसको पक्ष पढ़ेंगे। घी का जो तत्सम होता है घृत। आंगन कैसे लिखते हैं, तो आंगन का जो तत्सम होता है अंगना होता है, यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा अंगना। फिर बंदर का जो होता है तत्सम वानर होता है। घोड़ा का घोटक होता है तत्सम। अब यहाँ पर घोड़े के अगर पर्यायवाची लिख दिया जाए आपको, तुरंग वगैरह जो लिखा रहता है तो वो पर्यायवाची होता है, वो इसका तत्सम नहीं होगा। घोड़ा का तत्सम सिर्फ घोटक होगा। हाथ का क्या होगा, तो हस्त। हार का हारी। हंसी का जो है हास्य होगा। हाथी का हस्ती होगा, हाथी हस्ती कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हो गए तत्सम तद्भव शब्द। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे विशेष्य विशेषण के बारे में। तो जो शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है विशेष्य। अब कोई भी शब्द, जैसे आप वाक्य में अगर उसकी जैसे मान लीजिए कि उसकी शुरुआत कर सकें, किसी वाक्य की शुरुआत जिस शब्द से होती है उसी को कह दिया जाता है विशेष्य। मतलब पूरे वाक्य का वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है विशेष्य। फिर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेष्य की जो विशेषता बताता है, जो उसकी खासियत बताता है, उसी शब्द को विशेषण कहा जाता है। कोई चीज़ अगर विशेष्य की विशेषता बता रहा है तो उसको विशेषण कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आया था कि खेलना शब्द से, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये सब बस समझने के लिए है। खेलना शब्द से बना हुआ विशेषण क्या होता है, तो ये होता है खिलाड़ी। खेलना से बना विशेषण जो है वो है खिलाड़ी। जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, यहाँ पर खेलना जो है एक संज्ञा की तरह यूज़ हो सकता है। जैसे खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो खेलना यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर संज्ञा हो गई, मतलब एक तरह का विशेष्य हो गया। अब इसका विशेषण बनाने के लिए क्या करा जाएगा, तो खिलाड़ी इसको लिखा जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन होता है उस तरह से आंसर देना पड़ता है। तो विशेषण इसका क्या होगा, खिलाड़ी, कि राम एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। फिर यहाँ पर कुछ शब्द दिए होते हैं, उसका आपको बताना होता है कि निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है या फिर निम्न में से कौन सा विशेष्य नहीं है। तो अचार जो है इसको विशेषण के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको केवल विशेष्य के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जैसे अचार खट्टा होता है, अचार मीठा होता है, या फिर अचार बहुत टेस्टी है, ऐसा मतलब ये जो है विशेष्य के रूप में ही यूज़ होगा, सब्जेक्ट के तौर पर ही यूज़ होगा। लेकिन अकूत, अकर्ण, फिर या अचंड, ये सभी जो चीज़ें हैं ये विशेषण के रूप में यूज़ हो सकती हैं, विशेष्य के रूप में नहीं यूज़ हो सकती। फिर एक चीज़ जो है, ये क्वेश्चन था कि 100 गुना लंबा में, यहाँ पर जो 100 गुना लंबा है ये किस तरह का विशेषण है, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्त मतलब बार बार कोई चीज़ दोहराई जा रही है। यहाँ पे कहीं पे भी गुना की बात आए तो आवृत्तिवाचक विशेषण ही होगा। वैसे विशेषण जो है यहाँ 4 तरह का जो होता है नॉर्मली। सार्वनामिक होता है, गुणवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक। ये हम ये जो पढ़ेंगे जब विशेष्य विशेषण तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 2021 का बस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फिर संख्यावाचक भी होता है। संख्यावाचक को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सबको डिवाइड भी किया गया है। तो संख्यावाचक में ही आता है ये आवृत्तिवाचक। इसी में गणनावाचक आता है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, ये सब संख्यावाचक में आते हैं। ये आपको डिटेल में इतना पूछा नहीं जाता है कि जो है ये कितने प्रकार का होता है, इतना मतलब सब चीज़ आप थ्योरी नहीं पूछी जाती, उसी से क्वेश्चन आ जाता है, वही आपको जो है लिखना होता है। फिर अगला जो है पांडु जो शब्द है ये विशेष्य है या फिर विशेषण है या फिर दोनों है, ये चीज़ क्वेश्चन है। तो पांडु जो है ये विशेषण के रूप में भी यूज़ हो सकता है, विशेष्य के रूप में भी यूज़ हो सकता है। पांडु जो है एक तरह का रोग भी होता है, जो पीले रोग को पांडु रोग कहा जाता है, और पांडु को पीला रंग के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो विशेषण और विशेष ये दोनों है। फिर प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो यहाँ पर 10वां क्या है, तो पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से अगर कोई शब्द आए तो वो क्रमवाचक विशेषण होगा। मानस जो है ये विशेष है, बाकी ये तीनों विपन्न, विशिष्टवादी जो है ये विशेषण है। मानस को जो है विशेष के रूप में, संज्ञा के रूप में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मानस किसी का नाम भी हो सकता है। फिर बात करेंगे और ज़्यादा या फिर मानस जो है रामचरितमानस में भी, उसको भी मानस अगर बोल दिया जाए तो भी ये विशेष्य के रूप में काम करेगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो ये किस तरह का विशेषण है, तो विधेय विशेषण कहा जाता है। ये दो चीज़ याद रखिएगा, विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण क्या होता है। विधेय विशेषण तब होता है जब यहाँ पर लास्ट में ये जो विशेषण वाला शब्द है ये लास्ट में लगा रहे। अगर जो विशेष्य के बाद में, मतलब घोड़ा जो है काला है तो घोड़ा के बाद आया काला, तो यहाँ पर विधेय विशेषण होगा, क्योंकि विशेषण विशेष्य के बाद आया है।
अब एक और यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, ये उदाहरण के तौर पर, जैसे राम मेहनती लड़का है, तो मेहनती लड़के के पहले आ गया, मेहनती लड़का है लड़के के पहले आ गया, विशेष्य के पहले विशेषण आ गया, तो ये हो गया विशेष्य विशेषण। और इधर वाला क्या था, ये था विधेय विशेषण। अगर बाद में आए विशेषण तो विधेय हो गया, अगर पहले आ जाए विशेषण तो वो विशेष्य विशेषण हो गया। फिर आगे बात करेंगे कि कोई आदमी आया है, अब कंफर्म नहीं है कि कौन आया है, तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। इस तरह से भी कुछ आते हैं, जैसे जो जिस तरह का सेंटेंस हो, जैसे प्रश्नवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर सुंदरी लड़की, ये अशुद्ध होगा, सुंदरी लड़की थोड़ी होता है, सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़का होता है, सुंदर लड़के होता है, सुंदरी लड़की अशुद्ध है। फिर बात करेंगे जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको विशेष्य कहते हैं। अभी हमने कई बार इसको डिस्कस किया, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसको विशेष्य कहा जाता है। फिर शब्द और पर्यायवाची, इससे भी 10 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन वगैरह मैंने सभी चीज़ें ले ली हैं। तो पृथ्वी का जो यहाँ पर पर्यायवाची हो सकता है, जैसे ईला होता है, इसका अचला होता है, अवनी, उर्वी, उर्वरा, वसुधा। अब यहाँ पर वसुधा का भी पर्यायवाची अलग से भी आया था। गौ, रसा, श्रोणी, बीज प्रसु, मेदिनी, श्यामा, विपुला, ये सब जो हैं पृथ्वी के पर्यायवाची। कई बार देख लीजिएगा, पृथ्वी का कई बार पूछा भी गया है। और इसी में एक चीज़ और लिखा हुआ था कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो अचल इसका पर्यायवाची नहीं है। अचला है पृथ्वी का पर्यायवाची, लेकिन अचल नहीं है। अचल मतलब होता है अडिग, तो ये हो गया। फिर आगे बात करेंगे अपर्णा का पर्यायवाची, तो अपर्णा का मतलब होता है पार्वती। और गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, उमा, शिवानी, आर्या, अंबिका, शैलजा, जितनी माता रानी मतलब जितनी भी देवियां हैं उनकी पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है। तो अपर्णा का जो है पार्वती का पर्यायवाची है, और इन्हीं का पर्यायवाची गौरी हो गया, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, उमा, शिवानी, आर्या, अंबिका और शैलजा। फिर स्त्री का जो पर्यायवाची होता है वनिता होता है, नारी, कांता, महिला, अबला, रमणी, ललना, कामिनी, ये सब जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, बस इसको रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी मतलब पर्यायवाची पढ़ने में लगता है कि इतना कैसे याद होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तब थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में 1-2 बार पढ़ा रहता है तो वो ऑप्शन दे के समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर देवांगना, और पर्यायवाची शब्द मेंस में आते नहीं हैं, तो मेंस में जो है आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी चीज़ें जो आप प्री में पढ़ रहे हैं वो मेंस में भी आएंगी, बस पर्यायवाची नहीं आता है। और इसके अलावा मुहावरे आ जाते हैं मेंस में, आर में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे देवांगना का क्या पर्यायवाची होता है, तो मेनका, देवबाला होता है और अप्सरा। मेनका, देवबाला और अप्सरा। चंचरीक मतलब भंवरा होता है, भ्रमर या भंवरा। फिर मधुप हो गया, अली हो गया, खटपट कहते हैं, मधुकर कहते हैं, लंपट कहते हैं, द्विरेफ कहते हैं, ये सब चंचरीक के पर्यायवाची हैं। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो बालक, अपत्य, लड़का, तनय, पूत, आत्मज, लाल, ये सब जो हो गए पुत्र के पर्यायवाची हो गए। मित्र का, ये सब ऑप्शन में ही दिया हुआ था। तो मित्र का क्या पर्यायवाची होता है, तो सखा होता है, सहचर, स्नेही, स्वजन, सहृदय, साथी, संगी, दोस्त, ये सब मित्र के पर्यायवाची हो गए। फिर तिमिर का पर्यायवाची क्या हो गया, तो अंधेरा हो गया, तम हो गया, तमिश्र हो गया, तमस हो गया, श्यामत्व हो गया, कालिमा, सांझ, ये सब तिमिर के पर्यायवाची हैं। प्रकाश का पर्यायवाची अब यहीं पे देख लेते हैं, तो ज्योति, उजाला, रोशनी, प्रभात, दीप्ति, आभा, छटा, द्विति, प्रदीप। ये जो द्विति वगैरह हैं, जैसे प्रदीप है, द्विति है, ये सब शब्द जो है एकदम से ये सब समझ में आ जाता है। रोशनी, उजाला वगैरह, ज्योति वगैरह, ये समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं पर्यायवाची में जो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है। तो द्विति और प्रकाश, ये मतलब द्विति, प्रदीप, ये सब शब्द इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। फिर सूर्य का जो पर्यायवाची होता है अंशुमाली होता है, पतंग होता है, विहंगम होता है, रवि होता है, दिनकर, दिवाकर, अरुण, ये अरुण लिखा हुआ है, अरुण हो गया, अरुण है, भानु, भास्कर, मित्र, दिनेश, मार्तंड, अर्क, ये सब जो हो गए सूर्य के पर्यायवाची हो गए। मार्तंड वगैरह ये याद रखिएगा एकदम, अंशुमाली। फिर रात्रि का जो पर्यायवाची होता है निशा, निशी, शर्वरी, शर्वरी इंपॉर्टेंट है, विभावरी, त्रियामा, तमी, यामिनी, रैन, रजनी, रात। शर्वरी, विभावरी, तमी, यामिनी, ये याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें। फिर जीव का पर्यायवाची जिह्वा होता है, रसना होता है, रसज्ञा, जबान। फिर जीव का पर्यायवाची प्राण होता है, जीवात्मा, रूह, आत्मा। फिर ध्वनि का पर्यायवाची होता है नाद, रव, ताल, आवाज़, फिर स्वर, ये सब ध्वनि के पर्यायवाची हैं। वचन का पर्यायवाची होता है वादा, प्रण या फिर प्रतिज्ञा, आश्वासन, ये सब जो है वचन देने के पर्यायवाची हैं।
फिर चंद्रहास जो है ये तलवार का पर्यायवाची होता है, और कृपाण का भी होता है, कटार, मतलब जितने भी इस तरह के जो हथियार होते हैं, असी, खड्ग, करवाल, ये सब जो है चंद्रहास का पर्यायवाची है। अब इन्हीं में से कोई एक शब्द अलग से भी उठा के दिया जा सकता है कि कटार का पर्यायवाची क्या है या फिर तलवार का क्या पर्यायवाची, तो यही सब आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीर का पर्यायवाची क्या है, तो तीर का है शायक, नाराज, शर, इशु, आशुग, बाण। यहाँ पर शायग, इशु, आशुग ये याद रखिएगा तीर के पर्यायवाची हैं। भाला का है बरछा, फिर होता है कुंत, शलाका, ये सब भाला के पर्यायवाची हैं। हुतासन मतलब होता है आग। अब जो है ऑप्शन जो हुतासन दिया गया थोड़ा सा घुमा के ही दिया जाता है, आग का पूछा जाता है तो बहुत याद रहता है सबको, मतलब हुतासन दिया गया है। हुतासन का होता है आग, ज्वाला, वहनी, कृशाणु, शिखी, विभावसु, वायुसखा, पावक, अनल। अब यहाँ पे देखिए अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है, अनिल जब आएगा तो वो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा, ये है अनल। फिर वैश्वानर, रोहिताशु, धूमकेतु ये सभी आग के पर्यायवाची हो गए या हुतासन के पर्यायवाची हो गए। फिर निर्धन का जो पर्यायवाची है विपन्न है, रंक है, धनहीन है, दरिद्र है, अकिंचन है। अब ये अकिंचन जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अकिंचन बोलते हैं, उसी को निर्धन बोलेंगे। फिर मुफलिस है, गरीब है। हवा जो है, हवा का पर्यायवाची क्या होता है, तो वायु, समीर, अनिल, अनिल अभी हमने देखा था, अनल जो है आग का है, अनिल हवा का है। फिर पवन, प्रभंजन, वात, मारुत, यहाँ पे मरुत ही होगा, पवमान, फिर बयार, तान, वाति, प्राणवायु, ये सब जो है हवा के पर्यायवाची हो गए। अब यहाँ पर कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, जैसे अशुद्ध है यहाँ पर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। अब पानी पीती हैं तो अगर दो लोग हैं तो पीती हैं तो लिखा नहीं जाएगा, तो शुद्ध इसका होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये इस तरह से शुद्ध होगा। आप नॉर्मली बोलचाल की भाषा में भी पीते ही हैं बोलेंगे। फिर अशुद्ध जो है उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो इसका शुद्ध होगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तो थोड़ा सा बोल के आप एक दो बार उसको, मतलब कई शब्द नहीं डालने हैं उसमें, आपत्ति प्रकट की, आपत्ति की मतलब यही पूरा हो गया। फिर अशुद्ध है तमाम देश भर में यह बात फैल गई, इसका शुद्ध रूप होगा संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, इस तरह से। तो कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है या फिर निम्न में से कौन सा अशुद्ध है। फिर अशुद्ध है यहाँ पर मैं अनेकों बार विदेश गया, तो इसका शुद्ध होगा मैं अनेक बार विदेश गया, मैं अनेक बार विदेश गया। फिर यहाँ पर है अशुद्ध जो सेंटेंस है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल भी लिखा है इतना भी लिखा है, तो इसका शुद्ध होगा आप इतना ही काम कर दीजिए, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। 2021 का पूरा पेपर यहाँ पर हिंदी वाला भी हो गया है, जीएस वाला भी हो गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आरओ का ग्रुप भी चल रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें PYQ, करंट अफेयर वगैरह या फिर सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं, टेस्ट हैं, वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।